मैं आईएएस अफसर इसलिए बना क्योंकि मेरे फादर चाहते थे आईएएस अफसर बनना। मुझे शुरू में आइडिया नहीं था। मुझे स्मरण है कि मैं 10 वर्ष का था या 11 वर्ष का था। एक कागज मैंने देखा जिसमें मेरे पिता ने पूरा डिटेल लिखा हुआ था कि मुझे आगे क्या करना है। धीरे धीरे मैंने उनकी ड्रीम को अपना ड्रीम बनाया और फिर मैं सिविल सर्विस में आया। सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं वो कहीं ना कहीं ड्रग्स से भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। देखिए, ऐसा है कि स्ट्रेस दूर करने के कई तरीके हैं। ड्रग भी एक तरीका है, आसान तरीका, गोली खाई अपना लगा कि स्ट्रेस दूर हो गया। आप कौन सा तरीका अपना रहे हैं? कई लोग मेडिटेशन करते हैं स्ट्रेस दूर करने, कई लोग वॉक करते हैं, गेम खेलते हैं। ये तो चॉइस है। आप चॉइस आसान वाली लेंगे तो फिर सिविल सर्विस में मुश्किल है। कितना रीस्टार्ट करना चाहिए? कहीं ऐसा नहीं हो कि अगर वो रीस्टार्ट के चक्कर में इतना अपनी लाइफ पूरी आगे खत्म कर दे कि आगे कुछ ना कर पाए। मेरा व्यक्तिगत मत है इसमें। मेरे विचार से किसी व्यक्ति को 3 से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं लेने चाहिए। कई लोग ट्रायल करते हैं कि मैं इस साल ट्राई करूं। नो, ट्राई नहीं होता इसमें। अगर आप सिविल सर्विस की परीक्षा दे रहे हैं तो 100% कीजिए, ट्राई नहीं है। कभी आपको डर लगा? कोई कहानी हो कि आपको कोई धमकी आई हो कि आपको? धमकी से मुझे कभी डर नहीं। मैं टेररिस्ट हिट लिस्ट पे था, जो डीएम था, उन्होंने 5 टेररिस्ट मारे थे हिट लिस्ट पे। बट ऐसा नहीं है, मुझे डर नहीं लगता। मुझे इस बात का डर नहीं है कि वो मुझे नुकसान पहुंचा देगा। मुझे डर इस बात का लगता है कभी कभी जिस चीज के लिए ऊपर वाले ने मुझे बनाया है, क्या मैं उसको पूरी तरह कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। शुरू में मेरे बड़े ट्रांसफर हुए थे। दूसरी बार मायावती जी जब चीफ मिनिस्टर बनी, मेरे पास खबर आई। पहली उनकी चीफ मिनिस्टर में उनका विशेष सचिव था, उनका फोन आया तो मैं पहले थोड़ा परेशान था उनके साथ काम करने में, तो मैंने पोलाइटली मना कर दिया। बड़ी नाराज हो गई। 3 बार ट्रांसफर किया अपने 6 महीने के कार्यकाल में। इंडिया, आई एम प्राउड ऑफ इट। आईएएस ऑफिसर, इनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज। मनमोहन सिंह, अ वंडरफुल पर्सन, a great economist. नरेंद्र मोदी, Done wonderfully, can do better. फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर। Sometimes I feel he lacks substance. And why is that so? Because he speaks too much. He should be doing his job. वेलकम टू सुपर टॉक्स। भारत को भारत सिर्फ पॉलिटिशियंस ही नहीं बल्कि वो सिविल सर्वेंट्स भी बनाते हैं जो जी जान लगा के हर एक मोड़ पे हमारी सेवा करते हैं। आज हमारे साथ हैं एक एक्स आईएएस ऑफिसर। सिर्फ ये आईएएस ऑफिसर ही नहीं रहे बल्कि भारत में अलग अलग पोजीशंस में उन्होंने काम किया। जैसे कि आज जो हमारे गेस्ट हैं वो एजुकेशन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया में उन्होंने काम किया, कोल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ऑफ इंडिया, एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ लेबर एंड एम्पावरमेंट, एक्सपोर्ट कमिश्नर इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, डीएम भी रहे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम सीखने वाले हैं। आज हमारे साथ हैं एक्स आईएएस ऑफिसर मिस्टर अनिल स्वरूप सर। वेलकम टू द शो सर। वेलकम टू सुपर टॉक सर। सबसे पहले सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप बड़े कंपोज्ड क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं? ये मुझे पता नहीं मैं कैसे हूँ, काम हूँ, कंपोज हूँ। मुझे अच्छा लगता है ऐसा रहना, तो मैं ऐसा रहता हूँ। वैसे मैं इतना काम नहीं रहता था। रिटायरमेंट के बाद थोड़ा काम हो गया हूँ। जब सरकार में था तो रीजनेबली एजिटेटेड रहता था काम करने के लिए। कैसे एजिटेटेड रहते थे? जैसे एक्साइटमेंट होता है ना कुछ काम करने का। इन द शेयर एक्साइटमेंट ऑफ पोटेंशियल आई यूज्ड टू स्पेंड स्लीपलेस नाइट्स कि कितना काम किया जा सकता है। तो वो एक्साइटमेंट रहता था बच्चों वाला जो होता है, वो आज भी कभी कभी होता है। एक्साइटमेंट बच्चों वाला अच्छा लगता है, इसलिए एक्साइटेड भी हो जाता हूँ और काम भी होता हूँ। जब कोई काम होता है तो काम एक्साइटेड हो जाता हूँ, जब काम नहीं होता तो काम हो जाता हूँ। अनिल सर, हमें आज लाखों यंगस्टर्स देखेंगे और जानेंगे कि एक्चुअली में एक आईएएस ऑफिसर की जर्नी कैसे होती है। तो हम जरा शुरू से शुरू करेंगे और अपने यूथ को भी मोटिवेट करते चलेंगे बीच बीच में। तो ये आपकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसी रही, क्या क्या चैलेंजेस थे? एक बार शुरू से शुरू करते हैं सर। देखिए, सबसे पहले तो जैसा मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है जी, मैं आईएएस अफसर इसलिए बना क्योंकि मेरे फादर चाहते थे आईएएस अफसर बनना। मुझे शुरू में आइडिया नहीं था। मुझे स्मरण है कि मैं 10 वर्ष का था या 11 वर्ष का था। एक कागज मैंने देखा जिसमें मेरे पिता ने पूरा डिटेल लिखा हुआ था कि मुझे आगे क्या करना है एक आईएएस अफसर बनने के लिए। धीरे धीरे मैंने उनकी ड्रीम को अपना ड्रीम बनाया और फिर मैं सिविल सर्विस में आया। आरंभ में जब मैं सिविल सर्विस में आया तो जैसा होता है यंगस्टर में, मुझे भी बड़ा जोश था। और जोश इस बात का था कि मैं समाज में ये करूंगा, उसको वो करूंगा। हर व्यक्ति में होता है, मुझे भी था। बट बहुत जल्दी मुझे समझ में आया कि मैं दूसरों का ज्यादा नहीं कर सकता। दूसरे जो हैं वो हैं, मैं अपना बहुत कुछ कर सकता हूँ। और तब एक नई जर्नी शुरू हुई अपने आप को ठीक करने की। सिविल सर्विस आने से पूरे पहले तो मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था, तब वो जर्नी थी। सिविल सर्विस में आने के बाद फिर एक इंटरनल जर्नी शुरू हुई कि मैं स्वयं को कैसे ठीक करूं। और कई उसके पहलू थे। जैसे मेरा नजरिया जो पॉलिटिशियंस के बारे में था बड़ा गलत था। शुरू में मैं समझता था सब पॉलिटिशियन जो है नालायक है, बदमाश है, सब। बहुत बड़ी गलतफहमी थी। और धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि वो एक परिवेश में काम करते हैं, कॉन्टेक्स्ट में काम करते हैं, उनकी सीमाएं हैं, उनकी मजबूरियां हैं, उसके तहत वो काम करते हैं। और इन एनी केस मैं उनका कुछ खास नहीं कर सकता।
मुझे उनके रहते हुए उनके साथ मिलके कुछ अच्छे काम करने हैं। और मैंने अपने पाया अपनी पूरी करियर में कि बहुत सारा काम हो सकता है उनके साथ, अनावश्यक रूप से उनसे लड़ने से लाभ नहीं है। तो इसके कुछ धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, ऐसा जो मैं आज आपको निचोड़ बता दे रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि एक रात को मैं सोया, जैसे फिल्मों में होता है ना, अगले दिन सुबह जगा और एकदम जो है, ऐसा नहीं। धीरे धीरे मैंने अपनी जर्नी आरंभ की, धीरे धीरे मैंने बहुत कुछ सीखा और आज भी मैं सीख रहा हूँ। और मैं समझता हूँ सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट यही था कि मैंने हमेशा ये समझा कि कुछ ना कुछ किसी ना हर व्यक्ति से सीखने को मिल सकता है। बिल्कुल ठीक है सर। और ये जिस लेवल पे आप हो, जिस जर्नी में आप हो, वो बहुत लाखों करोड़ों लोगों का सपना होता है। और यूपीएससी जब क्वालिफाई करते हैं सारे राउंड्स क्लियर करने के बाद और कहते हैं कि ये जो क्रीम होती है, ऊपर की टॉप क्रीम होती है, उनमें से चूज किए जाते हैं आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स। तो वो क्रीम बनने के लिए कोई ऑब्वियसली आपने कोई पैटर्न, रूटीन, डिसिप्लिन, इस तरह का कुछ ऐसा स्टेप्स होंगे या चीट कोड्स होंगे जो आप बताना चाहें स्टूडेंट्स को कि ये करके आप कर सकते हैं? देखिए, सिविल सर्विस में अभी कभी कभी मुझे सपना आता है कि अब अगर मैं बैठूंगा तो अब नहीं क्वालिफाई करूंगा, बहुत टफ हो गया। लेकिन प्रक्रिया मैं जरूर अपनी शेयर कर सकता हूं, जिससे मैंने अपनाया था और जिससे आज भी अपनाया जा सकता है सफलता के लिए। ज्यादातर लोग सिविल सर्विस की तैयारी किताबें पढ़ के करते हैं, वो करना है तो किताबें तो पढ़नी है, लेकिन तैयारी के लिए तैयारी नहीं करते। अब मैं इसको थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगा, तैयारी के लिए कौन सी तैयारी करनी है। सिविल सेवा में आने के लिए 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला, नॉलेज, यानी ज्ञान। अगर आपको ज्ञान ही नहीं है तो फिर तो आगे गाड़ी बढ़ती नहीं, ज्ञान तो आपको प्राप्त करना है। और मैं समझता हूँ ज्यादातर लोग ज्ञान प्राप्ति का प्रयास करते हैं, सही प्रयास करते नहीं करते ये अलग बात है, लेकिन ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त जो 2 बिंदु हैं उसका प्रयास ज्यादातर लोग नहीं करते। जैसे अगर आप प्रश्न पत्र देखें सिविल सर्विस सेवा के, तो ज्यादातर प्रश्न सीधे सीधे नहीं आते जी। उसमें यह अपेक्षा होती है स्टूडेंट से कि वो विश्लेषण करे, यानी कि एनालिसिस करे। तो एनालिटिकल स्किल्स जो है ज्यादातर लोग डेवलप ही नहीं करते। वो समझते हैं पढ़ के जो है लिख लेंगे हम आंसर। नहीं, एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करना बहुत आवश्यक है। तो एक और जहां ज्ञान आवश्यक है, खाली ज्ञान से काम नहीं चलेगा। ज्ञान के अतिरिक्त आपको विश्लेषण आप कर सकें जी। किसी विषय का। अब यहाँ नहीं कि किताब में जो आप पढ़ रहे हो उसका विश्लेषण, ये एक आदत होती है विश्लेषण करने की। कोई विषय आपको दे दें, उसको आप विश्लेषण करके उसको प्रस्तुत कर दें, तब आप किताब पढ़ेंगे तो आप आसानी से उसका भी विश्लेषण कर लेंगे। लोग समझते हैं हम किताब पढ़ के सीधे विश्लेषण कर लेंगे, नहीं, आपको ये शैली खुद बनानी पड़ेगी। उसके लिए मेहनत है, उसकी प्रक्रिया है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स। आपके पास नॉलेज है, आप विश्लेषण भी है, आप उस आधे घंटे में आंसर ही नहीं लिख पाए तो बेकार है। ठीक बात। आपको एक्सप्रेस तो करना ही करना है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स तो होना ही होना है। इस बारे में मेरा बड़ा स्पष्ट मत है कि अगर आप किसी तुक्के में सिविल सर्विस में आ भी गए और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक नहीं है तो आप यहाँ फेल करेंगे, क्योंकि सिविल सेवा में आके आपको लिखना पड़ता है, बोलना पड़ता है, लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है। वहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और किसी वजह से आप नहीं आए सिविल सेवा में और आपने इस स्किल्स को ठीक कर लिया तो आप जीवन में सफल होंगे, क्योंकि अन्य जगह भी, हर जगह कैसे बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। और सुन रहे नहीं सुन रहे, कम्युनिकेशन स्किल्स लोग समझते हैं खाली बोलना, नहीं, सुनना एक बड़ी स्किल है। तो ये सब स्किल्स डेवलप करना आवश्यक है। मैं समझता हूँ कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट इस सब चीज को नहीं बताता है, वो किताबें बता देता है, किताबें पढ़ो। किताबें पढ़ना आवश्यक है, मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है किताबें नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन जब तक ये तीनों पहलू आप नहीं देखेंगे तब तक कठिन होगा। आने को तो आ जाते हैं लोग, लेकिन अगर आसानी से आना है तो इनको डेवलप करना पड़ेगा, और ये 1 साल में नहीं डेवलप होता, इसको शुरू से करना पड़ता है, 12वां कक्षा से। तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ आप तैयारी के लिए तैयारी कीजिए तो आसानी हो जाएगी। सर, जैसे आपने इसको क्लैरिफाई तो कर दिया कि ये स्टेप्स हैं, बट डेफिनेटली इसमें बहुत सारा मेहनत, बहुत सारी जान झोंकनी पड़ती है। तो अगर मैं आपसे स्पष्ट रूप से 3 चीज़ें जानना चाहूँ कि अगर कोई एक एस्पायरिंग स्टूडेंट हमारी ये वीडियो देख रहा है, उसको आप 3 बातें क्लैरिटी से बोलना चाहोगे कि वो आईएएस एग्जाम्स के लिए बेहतर तैयार हो सकता है, वो क्या होंगी? मैंने ये जो आपको बताया 3 बातें ही बताई थी। इसके अतिरिक्त एक बात और करनी है, पहले उसको निर्णय ले लेना है कि मैं सिविल सर्विस परीक्षा में बैठना चाहता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें कुछ संशय नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए, और एकाग्र होकर उसे करना पड़ेगा, फोकस। बाकी चीज़ों से उसको कट ऑफ होना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ है कि अगर आप टोटल फोकस नहीं होगा और आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा इधर उधर, तब आप सिविल सर्विस में नहीं आ सकते। और जो मैंने पहले 3 बातें बताई वो आप तभी कर सकते हैं जब आप बिल्कुल एकाग्र हैं। और दूसरा बात उसमें यह है कि किसी भी चीज को पाने के लिए कुछ सैक्रिफाइस तो करनी पड़ती है।
आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। अगर आपने डिसिप्लिन नहीं किया, देखिए अगर आप जीनियस हैं तो हो सकता है आप आ जाए। मैं ये जो बात कह रहा हूँ जीनियस के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो कि जीनियस नहीं है, मेरे जैसे हैं, सामान्य हैं। तो आपको इसमें अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, यानी कि दिन में जो 24 घंटे हैं उनको आप कैसे व्यतीत करते हैं इसका आकलन करना पड़ेगा, और उस टाइम को ऐसे मैनेज करना पड़ेगा कि आप उसका उपयोग कर सकें। यू हैव टू ईट, ड्रिंक, स्लीप, सिविल सर्विसेज। हर कार्य, हर निर्णय आपको इस आधार पे लेना पड़ेगा कि वो कार्य करने से क्या उनको सिविल सेवा में आने में लाभ होगा। ये इस टाइप का ऑब्सेशन होना पड़ेगा, इस टाइप का पैशन होना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन टफ है, और इस टफ कंपटीशन में अगर आपको आना है तो डिसिप्लिन इज अ मस्ट। सर अगर हम इस ऑब्सेशन की बात करें तो आपका ऑब्सेशन कैसा था? आपका 24 घंटे कैसे दिखते थे? मैं तो बिल्कुल 100% डेडिकेटेड था इसके लिए। थोड़ा सा इसको जब मैं इंटर मैंने क्वालिफाई किया, तो इंटर में क्लास 12 में मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होती थी। तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी ख़राब थी। मैं 5 सेंटेंस ठीक से बोल भी नहीं पाता था अंग्रेजी या हिंदी में, या लिख भी नहीं पाता था, क्योंकि तब साइंस में ही सब टाइम निकलता था। फिर मैंने अभ्यास किया अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने का। अभ्यास, शीशे के सामने खड़े होकर एडिटोरियल पेज पढ़ना। लोग हंसते थे मुझ पर, ये क्या कर रहा है, शायद आज मैं हंस रहा हूँ। फिर अखबार रख के फिर मैं उसको बोलता था, फिर उसको लिखता था अपने शब्दों में, और ये प्रक्रिया निरंतर की। तो मैं नेशनल डिबेटर बना, फिर मेरी लेखनी में सुधार हुआ। फिर जब मैंने सिविल सर्विस की तैयारी की तो बहुत आसान हो गया। मैं पढ़ता था, समझ में आ जाता था, और समझ में आ गया तो आधा काम हो गया आपका, क्योंकि आपने आदत डाली समझने की, रटने की नहीं, समझने की। देखिए अक्सर बच्चे मुझसे कहते हैं ये साहब याद नहीं रहता, हम पढ़ लेते हैं भूल जाते हैं। तो उसकी भी प्रक्रिया है, याद कैसे किया जाए। आप जब पढ़ रहे हैं तो उसको समझिए। अगर आपने समझ लिया तो आधा काम हो गया याद करने वाला। बिना समझे आप याद करेंगे तो याद करना मुश्किल है। कुछ लोगों की होती है, फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, एक बार पढ़ा। लेकिन मैं उन कुछ लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जनसाधारण की, साधारण बच्चों की। वो कैसे याद करें, समझें उसे। ना समझ में आए तो किसी से पूछें। समझना बहुत जरूरी याद करने के लिए। फिर समझने के बाद, पढ़ने के बाद पुस्तक रख के 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट उसको विचारें, रिवाइज करें उसी समय। ये नहीं करते लोग। पढ़ लिया फिर अगला चैप्टर पढ़ लिया, है ना। तो ये बहुत एक जापानीज कॉन्सेप्ट है, पैमाडोरा जिसे कहते हैं। मुझे उस समय तो नहीं पता था, लेकिन मैं प्रैक्टिस वही करता था। आज मुझे समझ में आया 25 मिनट के बाद 25 मिनट के बाद 5 मिनट आप रेस्ट करें। 5 मिनट आप उस पर चिंतन कर रहे हैं, जो 25 मिनट आप रेस्ट कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप, जिस चीज को आपने पढ़ा है, जिस चीज का आपने चिंतन किया है, विचार किया है, उसकी चर्चा करें। तो पढ़ें, चिंता करें, चिंतन करें और चर्चा करें। अगर आपने डिस्कस कर लिया उसके बाद, तो समझ लिए पक्का चिपक गया आपके दिमाग में। अब ये प्रक्रिया जो है अगर अपनाए कोई, तो जटिल से जटिल चीज वो आसानी से याद कर लेगा। कुछ बहुत नहीं याद होगा, लेकिन याद हो जाएगा। शाम को जैसे टहलते हैं, मैं अक्सर कहता हूं कि आप तैयारी में अपनी पूरी दिनचर्या बनाइए। वर्तमान में आप क्या करते हैं, कितने बजे सुबह उठते हैं, फिर उसके बाद कितने कप चाय पीते हैं, फिर अंदर कितना समय बिताते हैं। हर व्यक्ति स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, किससे आते हैं? साइकिल से जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं, बस से आते हैं। जाते आते समय क्या करते हैं? वहां जो फ्री पीरियड होता है उसमें आप क्या करते हैं? समय ही समय है। और सबसे ज्यादा टाइम आप वो जो आजकल चला है ना फोन, उसमें वेस्ट करते हैं। मैं तो कहता हूं कि भाई इसको हटा दिए अपने पास से। अपने पास से 2 घंटे रखिए दिन में। अगर आपने इसको अपने रखा तो समझ लिया आप नहीं आएंगे, क्योंकि वो एडिक्शन है ना। वो इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन अपने से दूर कर दीजिए। ना केवल फोन, कोई और भी डिस्ट्रैक्शन उसको दूर कीजिए, फिजिकली दूर कीजिए अपने से। तो एक ये सोटू से तपस्या है, क्योंकि कठिन है परीक्षा। सर एक मूवी आई थी पीछे, 12th फेल। जी मैं कहता हूँ कि सारे पॉइंटर्स बच्चे वो फॉलो करते हैं जैसे जैसे आपने स्टेप्स बताए, जी। पर बाय चांस वो पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में फेल हो जाते, नहीं क्लियर कर पाते फॉर एनी रीजन, और वो ट्राई करते हैं रीस्टार्ट करने के लिए। और कितना रीस्टार्ट करना चाहिए? कहीं ऐसा नहीं हो कि अगर वो रीस्टार्ट के चक्कर में इतना अपनी लाइफ पूरी आगे खत्म कर दे कि आगे कुछ ना कर पाए। मेरा व्यक्तिगत मत है इसमें। मेरे विचार से किसी व्यक्ति को 3 से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं लेने चाहिए, फिर उसको कुछ और रास्ता देखना चाहिए। 3 अटेम्प्ट से ज्यादा वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। अभी कोई कहेगा साहब कई लोग हैं, वो एक आध टॉपर भी हैं जो 3 अटेम्प्ट के बाद आए, वो ठीक है, वो अपवाद है। लेकिन आप परसेंटेज देखें तो 3 अटेम्प्ट के बाद बहुत कम लोग आते हैं। तो मैं तो 3 की भी बात नहीं करता, 3 तो मैक्सिमम है।
मेरा कहना ये है, कई लोग ट्रायल करते हैं कि मैं इस साल ट्राई कर लूं। नो, ट्राई व्राई नहीं होता इसमें। अगर आप सिविल सर्विस की परीक्षा दे रहे हैं तो 100% कीजिए, ट्राई नहीं है कि हम साहब थोड़ा सीख लेंगे, थोड़ा समझ जाएंगे पेपर कैसा होता है। ना ना ना, जो भी काम कीजिए, परीक्षा यही की बात नहीं है। जीवन में जो भी काम कीजिए वो लगन से कीजिए, पूरी लगन से कीजिए। आधे मन से कोई काम ना कीजिए, हम ट्राई कर रहे हैं। ट्राई कुछ नहीं होता इसमें। इनफैक्ट अगर आप खाली ट्राई करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस का लॉस होगा जी। आप फेलियर लीड्स टू लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। True. आप क्यों ऐसा करते हैं भाई? पूरी लगन से कीजिए, अच्छी गाइडेंस से कीजिए, और जो मैंने बताया उसे कीजिए। हो सकता है फिर भी आप ना आए, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम लोग कहते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते इस पे। हम सब रिजल्ट पे चले जाते हैं। अरे कोई होगी बात जिसकी वजह से नहीं हुआ। आपको तो अपने कर्म पर अख्तियार है ना। आप कर्म कीजिए, अच्छा कर्म को एंजॉय कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैंने पहले नहीं बताया, जी। कि जो भी आप कर रहे हैं, जो भी, उसको एंजॉय कीजिए, हर मोमेंट को एंजॉय कीजिए। क्यों? क्योंकि रिजल्ट का तो आपको पता नहीं है। तो अगर आप मोमेंट्स को एंजॉय करेंगे तो जर्नी एंजॉयबल हो जाएगी। जर्नी एंजॉयबल हो जाएगी तो चांसेस हैं कि आप क्वालिफाई कर लेंगे। हो सकता है फिर भी ना करें, लेकिन मेरे विचार से उस व्यक्ति के चांसेस ज्यादा हैं क्वालिफाई करने के जो जर्नी को एंजॉय कर रहा है, बनिस्बत उसके जो एक बोझ मान के चल रहा है। बोझ से क्या होता है? आप देखिए, साइकोलॉजिकली आदमी बर्डन अगर होगा तो याद करने में तकलीफ होगी, समझने में तकलीफ होगी। और साइकोलॉजिकली अगर रिलैक्स्ड होगा तो समझ बेहतर होगी, याद करना बेहतर होगा। तो चांसेस ऑब्वियसली उसके ज्यादा होंगे। अब ये कहना आसान है लेकिन करना थोड़ा कठिन है। इसका अभ्यास करना पड़ता है धीरे धीरे करके, छोटी छोटी चीजों को जो अच्छी लगे। जैसे कई लोग सब्जेक्ट जब सेलेक्ट करते हैं, मुझसे पूछते हैं साहब ऑप्शनल क्या लें। हमने तुम्हें अच्छा क्या लगता है? अब वो मुझसे पूछता है ऐसी क्या बात? बोले नहीं सर, इसमें नंबर तो इसमें ज्यादा आते हैं। मैंने नंबर मत छोड़ दो। तुम अगर वो चीज कर रहे हो जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो चांसेस हैं कि तुम उसमें सक्सीड नहीं करोगे। तो वो चीज करो जो अच्छी लगती है। तो अगर तुम्हें पॉलिटिकल साइंस पसंद है, साइकोलॉजी पसंद है, ज्योग्राफी पसंद है, हर की अपनी पसंद होती है, तो वो आप करो। वो करोगे तो चांसेस हैं कि आप सक्सीड कर लेंगे। दूसरा तरीका ये होता है कि जो आप कर रहे हो उसको लाइक करो। देखिए ऐसा होता है, आप वो चीज करो जो लाइक कर रहे हो, या जो कर रहे हो उसको लाइक करो। सेकंड पार्ट थोड़ा कठिन है। पहला पार्ट आसान है कि आप लाइक करते हो इसलिए आप वो कर रहे हो। दूसरा, आपको उसकी लाइकनेस बढ़ानी पड़ती है अपने लिए। कैसे लाइक करो? तो आप उस परिस्थिति में कौन सी चीज आपको अच्छी लग रही है उसको पकड़ो। मैं उदाहरण देता हूं, जब मैं सिविल सर्विस में आया, तैयारी कर रहा था, तो मैंने लॉ एक सब्जेक्ट लिया था। लॉ मैंने पढ़ा नहीं था। लॉ में बड़ी तैयारी करनी पड़ती थी, केस स्टडीज 700 केस स्टडी याद करनी थी। तो मैंने अपने एक मित्र को फोन किया, यार मैंने कहा यार ये याद कैसे करूं? तो बोला यार सुबह उठ के याद करो, सबसे अच्छा होता है याद करने का टाइम। अब मैं निशाचर था, रात को जगता था, दिन में सोता था। तो अब चेंज कैसे करें? अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि अपनी आदत को चेंज कैसे करें। आदत को चेंज करने के लिए अगर आप उस आदत को किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ें जो आपको अच्छी लगती है तो आदत चेंज हो जाएगी, और जबरदस्ती करेंगे तो आदत चेंज नहीं होगी। मैंने क्या किया, मुझे क्रिकेट का बड़ा शौक था। उन दिनों इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी, तो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच सुबह 5:30 बजे शुरू होता था। उन दिनों टीवी तो होता नहीं था, कमेंट्री होती थी। तो मैं सुबह 5:30 बजे उठता था कमेंट्री सुनने के लिए। इतना शौक था। 25 दिन, यानी कि 5 टेस्ट मैच 5-5 दिन के 25 दिन में उठा। वो आदत ऐसी पड़ी कि आज की तारीख में मैं 5:30-6 बजे उठता हूँ। आदत पड़ गई। तो मैं यंगस्टर से कहता हूँ भाई ऐसा करो, ऐसी गर्लफ्रेंड लगाओ जो सुबह 5:30 बजे फोन करे, तुम्हारी आदत पड़ जाएगी, सुबह गाली भी नहीं दोगे। तो कोई अच्छी चीज के साथ जो आपको अच्छी लगती है उससे जोड़ो उस चीज को। ये भी आसान नहीं है लेकिन हो सकता है। किसी भी कार्रवाई में, किसी भी एक्टिविटी में कोई ऐसी चीज जोड़ो जो आपकी अच्छी लगती है, तो आपको धीरे धीरे अच्छी लगने लगी चीज। सर धीरे धीरे एक ये भी चीज़ देखी जाती है कि जो जो अब सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं वो कहीं ना कहीं ड्रग्स से भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कहीं ना कहीं जब वो हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं तो आसपास से एक जैसे कहते हैं ना, जैसे जोन आउट होना है, जैसे आप कह रहे हो कि अच्छी आदत, तो अब लोग एक इन्फ्लुएंस उधर भी हो जाता है कि यार बस थोड़ा सा बहुत स्ट्रेस हो रहा है लाइफ में, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे। देखिए ऐसा है कि स्ट्रेस दूर करने के कई तरीके हैं। ड्रग भी एक तरीका है, वो आसान तरीका, गोली खाई अपना लगा कि स्ट्रेस दूर हो गया। तो आप कौन सा तरीका अपना रहे हैं स्ट्रेस दूर करने का? कई लोग मेडिटेशन करते हैं स्ट्रेस दूर करने के लिए, कई लोग वॉक करते हैं, कई लोग गेम खेलते हैं। तो ये तो चॉइस है। अब आप चॉइस आसान वाली लेंगे तो फिर सिविल सर्विस में तो मुश्किल है आना, और आ भी गए तो यहाँ भी आप परेशान हो जाएंगे क्योंकि ड्रग के तो एडिक्ट बन जाएंगे। फिर यहाँ क्या करेंगे आप आकर? तो ये तो आदमी को खुद चॉइस करना है। ये कहना उचित नहीं होगा कि स्ट्रेस को दूर करने के और विकल्प नहीं है, और विकल्प हैं। अब प्रश्न ये है कि आप कौन से विकल्प ढूंढ रहे हैं। तभी जिस कंपनी में आप रह रहे हैं महत्वपूर्ण है।
हमारे जो पुराने लोग कहते थे वो सही कहते थे कि जब आप किसी ऐसी कंपनी में रहेंगे तो आपकी आदतें खराब पड़ेंगी, आप आसान रास्ते ढूंढेंगे। कई लोग करते हैं, तो आप ऐसी कंपनी क्यों ढूंढते हैं भाई? ये भी चॉइस आपकी, आप किसके साथ रहें। दूसरा तो नहीं कहता आप इसके साथ रहिए। जब मेरे पास चॉइस है और मैं गलत चॉइस को अपना रहा हूं, तो फिर उसके लिए तो दूसरे को किसी को ब्लेम नहीं कर सकते ना, या करेंगे दूसरे को ब्लेम। मेरे पास चॉइस, अगर मान लीजिए चॉइस है ही नहीं, स्ट्रेस है, जैसे मैं भी जब पढ़ता था उस समय इतना ड्रग व्रग का तो नहीं था, लोग सिगरेट पीते थे स्ट्रेस दूर करने के लिए, पीते थे। अब मुझे उसकी ज्यादा खराबियां ज्यादा दिखती थी। अब वो अपना व्यक्तिगत चॉइस है ना। मेरे कई मित्र पीते थे सिगरेट, ऐसा नहीं है नहीं पीते थे। उस समय तो और प्रॉब्लम थी ना, उस समय शत्रुघ्न सिन्हा आए थे, वो अपना स्टाइल से सिगरेट पीते थे। कई लोग समझे कि वो पी के वैसी सिगरेट की जो है वो शत्रुघ्न सिन्हा की तरह हो गए। तो ये सब बेवकूफियां रहती हैं, लेकिन चॉइस है। प्रॉब्लम वहां है अगर चॉइस नहीं है, जहां पर मुझे चॉइस है मैं इसके साथ नहीं रहूंगा। अब आप रहना भी चाहते हैं, वो करना भी चाहते हैं, सिविल सर्वेंट भी बनना चाहते हैं, तब तो भाई तकलीफ होगी। सर आप भगवान में मानते हैं? भगवान क्या, मैं तो एक शक्ति में मानता हूँ। एक ऐसी शक्ति है जो मुझे शक्ति देती है, जो तो सबके साथ न्याय जैसे करती है। हम लोग भगवान से प्रे करते हैं, मैं भगवान भी जी क्लियर meditate- करा दो, तो एग्जाम के लिए ऐसा मैं कुछ उनको परेशान नहीं करता इन सब चीजों की। नहीं करते? अरे भाई वो बहुत परेशान है, इतने लोग लगे हुए देखिए उनके पीछे, क्यों उनको परेशान करें। मैं तो उनका धन्यवाद देता हूँ कि मैं जीवन में शायद जितना मुझे मिलना चाहिए था, उनकी अनुकंपा रही, मुझे ज्यादा मिल गया। मैं ऋणी हूँ, मैं आभार व्यक्त करता हूँ उनका, लेकिन मांगता नहीं मैं ज्यादा चीज भगवान से। इतने इतने परेशान रहते हैं वो, इतने लोग सब चीजें लाइन में लगाए रहते हैं। देखिए इतना परेशान कर रखा है भगवान को आजकल लोगों ने, हर चीज के लिए उनके पास पहुंच जाता है। कर्म करेगा नहीं होगा, मैं कर्म योगी हूँ, कर्म करते रहो, बाकी मैं ऊपर वाले पे छोड़ देता हूँ कि जो करेगा सही करेगा, जो होगा अंततः अच्छा ही होगा, मेरे लिए अच्छा होगा, मैं मान के चलता हूँ। बहुत चीजें मैं नहीं मांगता भगवान से, मुझे जो मिल गया है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ उनका, बहुत आभारी। मुझे ज्यादा मिल गया जितना मैं डिजर्व करता था जीवन में। कभी आपको डर लगा है? बहुत बार। कोई कहानी हो कि आपको कोई धमकी आई हो कि नहीं, आपको धमकी से मुझे कभी डर नहीं लगा, धमकी से मैं कभी नहीं डरा। मैं टेररिस्ट हिट लिस्ट पे था, जो डीएम था, हम लोगों ने 5 टेररिस्ट मारे थे, हिट लिस्ट में था, मुझे कोई डर नहीं लगता उस बात के। भाई जो आया है उसको जाना ही है, जो आया है उसको जाना है। कोई ऐसा तो है नहीं कि जो आए चले जाएंगे यार। अभी मैं आई एम एंजॉइंग माई मोमेंट्स, बट ऐसा नहीं है मुझे डर नहीं लगता। मुझे इस बात का डर नहीं है कि कोई मुझे नुकसान पहुंचा देगा। मुझे डर इस बात का लगता है कभी कभी कि शायद जिस चीज के लिए ऊपर वाले ने मुझे बनाया है, क्या मैं उसको पूरी तरह कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। ये मुझे डर लगता है कभी कभी कि शायद ऐसा तो नहीं है कि मुझे ये भी करना चाहिए था। ज्यादातर मुझे समझ में आ जाता है ये करना, क्या करना है क्या नहीं करना, नहीं कभी कभी होता है ऐसा। सर जिस स्पीड से जिस पोस्ट पे आप काम करके आए हैं, बहुत बड़ा लेवल होता है, तो ऑब्वियसली जब कोई ग्रोथ इंसान करता है तो उसको जलने वाले, चिढ़ने वाले और नीचे गिराने वाले लोग भी आते हैं। जी। कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको लगा हो लाइफ में कि यार ये तो बहुत ही मेरा हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस है, ये कैसे हो गया, ये आपको लगा अनबिलीवेबल कि इतना सब भी हो सकता है, कोई आप शेयर करना चाहे? नहीं, बहुत सारे ऐसे थे। देखिए मैं ये मान के चलता हूँ जी। जो शायद शुरू में मुझे उतना नहीं समझ में आया था, कि कोई भी ऐसी व्यक्ति इस संसार में नहीं है जिसने गलती ना की हो और जिसको फेलियर ना हुआ। मेरे बहुत फेलियर्स हैं। मैंने अपनी पुस्तक जो है एथिकल डिलेमा सिविल सर्वेंट में कई फेलियर्स लिखे हैं, मैंने कई गलतियां लिखी हैं। तो मैं ये मानता हूं किसी भी व्यक्ति के लिए गलती करना स्वाभाविक है, लेकिन उसी गलती को दोबारा करना अस्वाभाविक है। तो मेरा प्रयास ये रहता था गलती तो मुझसे होगी, अगर मैं कोई काम करूंगा ये संभव है गलती होगी, लेकिन उस गलती को मैं दोबारा नहीं करूंगा, उससे सीखूंगा मैं। ऐसे ही मैं फेलियर होगा, खूब फेलियर्स हुए मेरे जीवन में, लेकिन मैं फेलियर से डरता नहीं हूं, ना मैं गलती से डरता हूं। वो गलती दोबारा नहीं करने की कोशिश करता हूं कि दोबारा ना हो, क्योंकि आप कोई भी एक्शन लेंगे तो संभावना है कि फेल हो या गलती हो जाए। या तो आप कुछ ना कीजिए, बैठे रहिए, लेकिन आप कुछ करेंगे तो गलती हो सकती है। दूसरा, मुझे इस बात की बहुत चिंता, मैं ये कहना गलत होगा कि मुझे चिंता नहीं थी, ज्यादा चिंता नहीं थी कि और क्या सोच रहे हैं। क्योंकि देखिए ऐसा है कि मैं ये मान के चलता था, और अपने जीवन के जो दूसरा भाग है उसमें तो निश्चित रूप से था कि मैं दूसरों का ना कुछ बना सकता हूं ना बिगाड़ सकता हूं, अपना बहुत कुछ कर सकता हूं। तो शुरू में वो है ना, जो गालिब के नाम से शेर चलता है नहीं उनका, ये उम्र भर यही भूल करता रहा गालिब, धूल चेहरे पे थी आईना मलता रहा। तो मैं तो ये सब, मैं आईना वाईना नहीं मलता था। मैं मुझे क्या करना है मैं डिसाइड करूंगा, उसको जो करना है वो डिसाइड करे।
अगर वो परेशान है तो मैं उसके परेशानी की वजह से मैं क्यों परेशान हूँ? भाई मेरा ये मानना है कि मैं जब तक कोई मैं खुद विचलित ना होना चाहूँ, दूसरा तो मुझे विचलित करेगा नहीं, कुछ कह दे। ये तो मेरे ऊपर निर्भर है ना कि मैं विचलित हूँ या ना हूँ। उस पर थोड़ी ना, वो तो कहेगा जो कहना है, और उसको जो कहना है वो तो कहेगा ही कहेगा भाई। कैसे कहते थे वो, धमकी वगैरह कैसे ही आपको खूब आती बड़ी, थी। मतलब कोई ऐसी नहीं, धमकी? वो शुरू में कहते थे, जैसे वो नेता पेता कहते थे ना शुरू में, ट्रांसफर कराएं, उन्होंने करा ये एक्चुअली में होता है, क्योंकि देखो होता सर है। क्या होता है कि आईएएस की जो पावर और जो स्टेटस होता है वो सबसे ऊपर होता है, हाँ, तो पॉलिटिशियन बड़ा हो जाता है या नहीं, आईएएस बड़ा ऑफिसर? छोटा नहीं होता कोई। देखिए ऐसे व्यवस्था में ये बड़ा छोटा का कंसिडरेशन गलत है, दोनों साथी हैं। ओके, देखिए डेमोक्रेसी में अधिकारी और नेता को साथ चलना है, गड़बड़ काम के लिए नहीं, अच्छे काम के लिए। बहुत अच्छे काम हो सकते हैं साथ मिलके। शुरू में जैसे मुझे स्मरण है, मैं नया एसडीएम बना था, तो एक सब बढ़िया चल रहा था वहाँ पे, फिर इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया, तो वहाँ कुछ रूलिंग पार्टी के लोग सरदारों की दुकान जलाने लगे और सब, तो मैं सबको रोका, पकड़ पकड़ रात भर टोर लगाते थे। तभी मुझे खबर मिली है कि वहाँ जो सबसे दबंग विधायक है वो पीछे है, इसके रूलिंग पार्टी का था वो। अब मेरे नहीं समझ में आया कि मैं इसके अगेंस्ट कार्रवाई करूँ ना करूँ, मैं नया था। फिर मैंने डिसाइड किया करते हैं, मैंने उसके अगेंस्ट एनएसए का केस बनाया, एनएसए का केस बना के डीएम को भेज दिया। डीएम को अधिकार है एनएसए केस पे निर्णय लेने का। उसको पता लग गया कि मैंने केस बचाया, वो तो बहुत दबंग था, उसने किसी हिम्मत हो गई कैसे करने की, तो उसने लखनऊ जाके शिकायत कर दी मेरी। मुझे लखनऊ बुलाया गया, एक उच्च अधिकारी ने मुझसे पूछा अनिल तुमने ये क्या कर दिया, तो मैंने उनको बताया कि साहब ये है बैकग्राउंड। बोले हाँ किया तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे हित में तुम वापस ले लो फाइल। मैंने कहा फाइल तो चली गई, वो डीएम को निर्णय लेना, वो रिजेक्ट कर दे, मतलब मैंने तो सिर्फ रिकमेंडेशन किया ना, निर्णय तो नहीं लेना। अरे नहीं तुम्हारे हित में ले लो वापस। मैंने कहा वो तो तीर निकल गया अब कमान से, अब कहाँ वापस आएगा, अब जो ठीक है हो जाएगा, ये बात खत्म होगी। मैं आ गया, मेरा ट्रांसफर हो गया। और मैं बड़ा दुखी, मैंने कहा मैंने तो सही काम किया था यार, और सही काम में मेरा कैसे ट्रांसफर हो गया, बड़ा दुखी। तब मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये, तब मैं कर्मण्यवाधिकार बस, तब नहीं समझ में आया था मुझे, धीरे धीरे आया समझ। फिर मैं डीएम बना 7 साल बाद खुद, खीरी में, लखीमपुर खीरी में, वहाँ पे राम जन्मभूमि प्रकरण चल रहा था, बहुत टेंशन रहता था, लेकिन वहाँ मेरी ख्याति कुख्याति पहले ही पहुँच गई थी, ये किसी को छोड़ते नहीं है, चाहे किसी पार्टी का वो बंद कर देंगे, गड़बड़ करेगा तो हमें बड़ी शांति थी, हमें कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ा था। बागी साहब, सीतापुर, बाराबंकी सब जगह कर्फ्यू लगा था, हमारे यहाँ नहीं लगा, सब शांति थी। फिर एक मर्डर हो गया, मर्डर हुआ तो जो रूलिंग पार्टी का जिलाध्यक्ष था उसने कहा साहब हम तो फ्यूनरल प्रोसेशन निकालेंगे, जनाजा निकालेंगे। हमने कहा निकालेगा तो यहाँ बवाल हो जाएगा, तो राइट्स होंगे। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा तुम्हारी सरकार है, क्यों बवाल कर रहे हो सब। नहीं साहब हम तो निकालेंगे, हमने बंद कर दिया उसे। अच्छा, हमने बंद कर दिया, तो मैंने वाइफ से कहा देखो पिछली बार ट्रांसफर हुआ था, फिर ट्रांसफर होगा, चल तैयार रहो। शाम को चीफ मिनिस्टर का फोन आया, डीएम साहब आपने क्या कर दिया, हमारे अध्यक्ष जी को बंद कर दिया। मैंने कहा साहब बंद किया, क्यों किया, मैंने बताया उनको। बोले नहीं उनको तो छोड़ना होगा, आप छोड़ नहीं सकते। मैंने कहा साहब सरकार आपकी है, गड़बड़ होगा, ये छोड़ेंगे फिर निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे तो यहाँ पे राइट्स होंगे साहब, अभी की बदनामी होगी। नहीं कोई तरीका निकालिए आप। तो मैंने कहा साहब आप उनसे बात कीजिए, उनसे कहिए ना निकालें जुलूस। तो मालूम नहीं क्या उन्होंने फोन रख दिया, तो मैं समझ गया। तो अगले दिन सुबह मुझे फोन आया कि साहब वो अध्यक्ष जी तैयार हैं ना निकालने के लिए जुलूस। मैंने छोड़ दिया उनको, मेरी जेब से क्या जा रहा, मेरे व्यक्तिगत मेरी उनसे थोड़ी ना था, छोड़ दिया। 2 महीने बाद उसी चीफ मिनिस्टर ने, जो मुझे वर्चुअली धमका रहे थे, मुझे अवार्ड दिया एज द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इन द स्टेट। तब मुझे समझ में आया कर्मण्यवाधिकार थे। वहां तो मैंने खाली फाइल भेजी, मेरा ट्रांसफर हो गया। जहां मैंने उसे बंद कर दिया, मुझे अवार्ड मिल गया। भाई कर्म अपना करते जाइए, बाकी जो होगा देखा जाएगा यार, गलत नहीं करना चाहिए। किया तो मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा। उसी टाइम पे खीरी में था तो उसमें आतंकवादी चल रहा था, तो हम लोगों ने 5 आतंकवादियों को मारा था। तो जब मैं उसके बाद डीएम से मैं कल्याण सिंह जी के साथ आ गया विशेष सचिव बनकर उनका, तब वहाँ जो डीजीपी थे उन्होंने मुझसे कहा कि बॉस आप तो हिट लिस्ट में है, तो आपको सिक्योरिटी दे दें यहाँ पर। हमने कहा यार वैसे तो मुझे कोई पहचानेगा नहीं, मैं बुशर्ट पहन के घूमता हूँ, आप सिक्योरिटी दे दोगे तो मुझे निश्चित ठोक देगा। मजाक में मैंने कहा, मैंने कोई सिक्योरिटी नहीं ली, बच गया, आज आपके सामने बैठा हूँ। सर आपने ये बातें तो बड़े आसानी से बता दी और बड़ा प्राउड होता है हमें भी ऐसे कि इतने ऑनेस्टी से आपने अपनी सर्विस दी है। जो बीच में मेरे सवाल यहाँ पर आ रहा है, जब आपने राम जन्मभूमि की बात करी, वो इंसिडेंट पूरे देश के लिए एक कहीं ना कहीं बहुत सारे इमोशंस लेकर आया, और इवन आज तक बहुत सारे लोगों के अंदर वो थॉट्स आती हैं, क्योंकि आपने कल्याण सिंह जी के साथ भी काम किया
और ये भी मैंने पढ़ा कि कल्याण सिंह जी आपकी किसी किताब के उस इवेंट में थे जब 6 दिसंबर को कुछ वो इवेंट कुछ हुआ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो कल्याण सिंह जी का जो रोल रहा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है उस दौरान, क्योंकि उनके कई इंटरव्यूज़ में आया कि उन्होंने कहा कि मैं जो कार सेवक है उन पे गोली भी नहीं चलाऊंगा। उसके बाद उनके कुछ इंटरव्यूज़ ये भी आए कि उन्होंने कहा कि मैंने कुछ कराया नहीं है, बट मुझे नो सोरो नो रिपेंटेंस, मुझे कुछ दुख नहीं है, कोई ये राष्ट्र शर्म का नहीं, राष्ट्र गौरव का विषय है। क्योंकि आप इस सेंसिटिव पोजीशन में थे तो आपने वो चीज़ें खुद विटनेस की हैं, तो आपके नज़रिए से जो 6 दिसंबर को हुआ वो क्या इंसिडेंट हुआ? मैंने इसका विस्तार से अपनी पुस्तक में लिखा है, और जो सामान्य धारणा है कल्याण सिंह जी की, वो उस दिन मेरे विचार से वैसे नहीं थे। बाद में उन्होंने क्या कहा मैं नहीं कह सकता, किन परिस्थितियों में कहा मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन उस दिन का मैंने वाकया लिखा है अपनी पुस्तक में, और बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि उस दिन कल्याण सिंह जी इतना अपसेट थे जब ये ढांचा गिरा, बहुत अपसेट थे। और मैं तो चूंकि वहाँ खड़ा था, सुन रहा था जब उन्होंने अडवाणी जी और भैरव सिंह शेखावत जी से फ़ोन पे बात की। भैरव सिंह शेखावत उस समय चीफ मिनिस्टर थे राजस्थान के, अडवाणी जी स्पॉट पर थे। तो उस समय मोबाइल फ़ोन तो होते नहीं थे, फ़ोन से बात हुई। तो कल्याण सिंह जी ने कहा, मुझे शब्द याद हैं कि मैंने आपसे कहा था कि इतने लोगों को यहाँ इकट्ठा मत कीजिए, और मैं नहीं चाहता था ऐसे हो, क्योंकि कल्याण सिंह जी विचार कर रहे थे कि समस्या का समाधान कैसे हो। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है, और पुस्तक में तब लिखा था जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आया था, जो अंततः सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है वही कल्याण सिंह जी का सुझाव था। वो माइनॉरिटी लोगों से बात कर रहे तो कह रहे थे मैं आपके लिए भव्य मस्जिद बनाऊंगा। आप जहां पर इस समय जिसको मस्जिद मान रहे हैं तो मस्जिद है ही नहीं आपके लिए। आप ही के अपने रिलीजन के हिसाब से अगर 12 वर्ष कहीं पर नमाज नहीं होती है तो वो मस्जिद तो रहती नहीं है, तो आपकी तो मस्जिद है ही नहीं, तो आप किस बात का झगड़ा कर रहे हैं? हम आपको भव्य मस्जिद बना के देंगे दूसरी जगह पर। ये हमारी आस्था का प्रश्न है, आप हमें यहाँ मंदिर बनाने दीजिए। और मुझे स्मरण है कि कई सेगमेंट्स इसमें सहमत हो रहे थे उनसे, लेकिन ये आसान नहीं था, ये चर्चा का विषय था, वो चर्चा कर रहे थे। उनका ये प्रयास था कि चर्चा से समस्या का समाधान हो जाए और उत्तर प्रदेश का विकास भी हो जाए। वो नहीं चाहते थे कि ये ढांचा इस प्रकार से गिराया जाए, ये मैं स्पष्ट कह सकता हूँ। मैं जिस दिन ढांचा गिरा मैं उनके साथ था, उनके जो हाव भाव थे, जो उनकी चर्चा थी, जो उनकी भाषा थी, उससे स्पष्ट रूप से मुझे ऐसा लगा कि वो नहीं चाहते थे कि ढांचे को इस प्रकार से गिराया जाए। सर, अब मैं एक स्कैम की तरफ आना चाहूँगा, क्योंकि आपने को सेक्रेटरी की तरह भी काम किया भारत में, और बहुत सारी वीडियोज़ में और बहुत जगह आपने इस बारे में बात की है, बट फिर भी मैं टच करना चाहूँगा। 2012 में कोल स्कैम ऑफ इंडिया के बारे में बात हुई। उसमें कहा जाता है कि इंडिया लॉस्ट 1.86 लाख करोड़, which was initially believed to be more than 10 lakh crores. 194 coal blocks given to public and private enterprises for captive use in a flood between 2004 and 2009. ये कोल का घोटाला है, इतना बड़ा था। और ये उस वक्त जब ये स्कैम हुआ, तब जब आपने अपनी पोजीशन ली, पहले क्या स्थिति थी और उसके बाद क्या हुई? देखिए, 2 बातें इसमें बताना चाहूँगा। पहला तो ये कि जो नंबर है जो सीएजी साहब ने किया था, ये गलत था। मैंने अपनी पुस्तक में से रिकैलकुलेट करके बताया है कि सीएजी ने जो कैलकुलेशंस किए वो ठीक नहीं किए। वो इसलिए नहीं किए, उन्होंने प्रत्येक कोल माइन का एवरेज कॉस्ट निकाल ली। मैं चूंकि कोल सेक्रेटरी था तो मैंने बहुत नज़दीकी से देखा। हर कोल माइन की अलग कॉस्ट ऑफ माइनिंग होती है। ये इस बात पर निर्भर करती है कि कोयला कितने फीट नीचे है। ज़्यादा नीचे होगा तो ज़्यादा कॉस्ट आएगी, ऊपर होगा तो उतना। एवरेज कॉस्ट करके उसकी कॉस्ट नहीं निकाली जा सकती। तो पहली बड़ी गलती उन्होंने ये की, और उसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया इतनी माइन से, कितना उसमें उसका पोटेंशियल था, और निकाल लिया। तो कैलकुलेशन गलत था, और मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है किसी ने उसे कॉन्टेस्ट नहीं किया आज तक, क्योंकि वो सही है। दूसरा, जिस प्रकार से सीएजी साहब ने इसको प्रस्तुत किया समाज के सामने, मीडिया के सामने, वो उचित नहीं था। वो भी एक अधिकारी थे, पूर्व आईएएस अफसर थे। सीएजी का काम होता है कि अपनी रिपोर्ट जो है वो आप पार्लियामेंट को सबमिट कर दें। आप मीडिया में जाके बार बार बात ना बताएं। स्कैम था या नहीं था, ये पीएसी डिसाइड करती। आप नहीं डिसाइड करने वाले हैं कि वो स्कैम था। मैं ये मानता हूं कि उन आवंटन में कई गलतियां हुई। ये कहना गलत होगा कि गलतियां नहीं हुई, गलतियां हुई, लेकिन जो उसको स्वरूप दिया गया मेरे विचार से उचित नहीं था। वो उतना बड़ा भयंकर स्कैम नहीं था जितना बना के दिया गया। हाँ, जहां जहां गलतियां हुई, अगर वो सीएजी थे तो उन्हें माइन वाइज जाके बताना चाहिए था कि हर माइन में क्या त्रुटि हुई। आप जनरल एक स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते। अगर आप ये करेंगे तो हर माइन का आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और ये बताना पड़ेगा इस माइन की प्रक्रिया में क्या गलती हुई। तो
उन्होंने पुस्तक तो लिखी है नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट, लेकिन उन्होंने बात बिल्कुल अकाउंटेंट वाली की, उन्होंने उसको कैलकुलेशन करके वहां बता दिया। जब मैं कोयला सचिव बना तो मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे बात थी, क्योंकि स्थिति इतनी भयावह थी कि कोई अधिकारी निर्णय नहीं लेना चाहता था फाइल पर, सीबीआई अफसर के अगेंस्ट सीबीआई, तो माहौल बड़ा गड़बड़ बना दिया उन्होंने। डिसीजन मेकिंग केम टू ए ग्राइंडिंग हॉल्ट, कोई निर्णय नहीं लेना चाहता था। और ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जो इसका फॉलो आउट था वो यही था कि डिसीजन मेकिंग वाज नॉट हैपनिंग एंड दैट वाज बैड फॉर द गवर्नमेंट। ये उचित नहीं है सरकार में तो निर्णय लेने की आवश्यकता है, लेकिन कोई अधिकारी लेने को तैयार नहीं था निर्णय लेने। तो मेरा पहला काम यही था कोयला सचिव के रूप में उस कॉन्फिडेंस को रेस्टोर करूं, ऑफिसर्स को कॉन्फिडेंस मिलूं, जिससे काम तो आगे बढ़े। तो हम लोगों को क्योंकि कोयला प्रोडक्शन बढ़ाना था, क्योंकि मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि जो स्कैम हुआ था वो समस्या नहीं थी। स्कैम तो सो कॉल्ड स्कैम जो है वो एक उसका कॉन्सिक्वेंस था। कॉज क्या था? कॉज ये था कि कोयले की कमी थी। अगर कोयला की उत्पादन ठीक हो जाए तो अपने आप माफिया भी हट जाएगा और कोयले की कमी हट जाएगी तो मारामारी खत्म हो जाएगी। तो ये प्रयास किया और बाय गॉड्स ग्रेस हम लोग 2016 में स्थिति पर पहुंचे कि हमारे पास ठीक ठाक कोल आ गया काफी मात्रा में, और हम इस बात पे भी चिंतन करने लगे कि बांग्लादेश एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्या कोल, फ्रॉम एक्यूट शॉर्टेज टू अ पोजीशन वेयर वी वर टॉइंग विद द आइडिया ऑफ एक्सपोर्टिंग कोल टू बांग्लादेश। ब्यूटीफुल। सो कठिन था लेकिन बड़ा मजा आया, चैलेंज में ही तो मजा है। सर कैलकुलेशन आपने कहा कि आपने भी करी कुछ, तो क्या थी कैलकुलेशन? कैलकुलेशन मैंने कैलकुलेशन नहीं की इंडिविजुअल, मैंने कहा कैलकुलेशन करनी चाहिए। मैंने एग्जाम्पल्स दिए कुछ माइंस के उसमें कि इस माइन में जो आपने एवरेज कॉस्ट लगाई वो तो है ही नहीं, तो कॉस्ट ऑफ माइनिंग डिफर हो जाएगी तो आपका जो नोशनल आपने निकाला है सरप्लस वो तो होगा ही, करेक्ट ही नहीं होगा। हर माइन का कैलकुलेशन होना चाहिए था। और मजे की बात देखिए आप, सीएजी साहब ने तो 2004 के बाद वाली माइन कही थी, सुप्रीम कोर्ट ने 1990s की माइंस भी कैंसिल कर दी। आप देखिए 90 मिलियन टन उन माइन से प्रोडक्शन हो रहा था उस समय, वो सब 31 मार्च से बंद हो गया। तो एक तरफ क्राइसिस थी, वो मल्टीप्लाई हो गई क्राइसिस। तो बड़ा आसान है बताना कि ये गलत है वो गलत है ये गलत है, काम करना मुश्किल। मैं अक्सर कहता हूं कि ज्ञान बांटना तो बड़ा आसान है, आप ज्ञान बांटिए, ये गलत हुआ वो गलत हुआ, अब भैया करेगा कौन, करने का तरीका बताइए। सरकार में कभी कभी समस्या आती है, ज्ञानी पुरुष बहुत होते हैं, प्रैक्टिशनर्स कम, तो हर जना ज्ञान बांटता हो कि सरकार बाहर तो सभी ज्ञानी होते हैं। लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ देखिए राय देना सबसे आसान है ना, हमारे यूपी में होते हैं राय साहब, सिर्फ राय देते हैं, करते वर्ते कुछ नहीं है। तो राय तो आप दे दीजिए, लेकिन फॉर एनी आइडिया टू फ्रक्टिफाई, मैंने से बार बार कहा है, इट हैज टू बी पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल, सोशली डिजायरेबल, टेक्नोलॉजिकली फीजिबल, फाइनेंशियली वायबल, एडमिनिस्ट्रेटिवली डूएबल, जुडिशियली टेरेबल, इमोशनली रिलेटेबल एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। आसान नहीं है किसी काम को करना सरकार में, बाहर बैठे बैठे आप कोई ज्ञान बांटते रहिए। ये सब चीजें बताने का तात्पर्य ये नहीं काम नहीं हो सकता, काम हो सकता है, लेकिन इन सब बिंदुओं का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और ध्यान रख के करेंगे तो सस्टेन करेगा। अब जैसे कोल में जो हमने व्यवस्था बनाई थी ऑक्शन की, लोग हमसे पूछते हैं क्या अब हो सकती है गड़बड़, हमने कहा अब गड़बड़ हो ही नहीं सकती, व्यवस्था बनाइए। लोग अक्सर भ्रष्टाचार की बात करते हैं ना कि इसको बंद कर दो, चलता है कि इसको बंद कर दो, बंद करने से अगर भ्रष्टाचार दूर होता, अब ये हो गया होता ना, भ्रष्टाचार बंद करने से नहीं होगा दूर, भ्रष्टाचार व्यवस्था बनाने से होगा। सही व्यवस्था बनाइए जिसमें भ्रष्टाचार वर्चुअली इम्पॉसिबल हो जाए, जो कि कोल ऑक्शन में हुआ है। ये व्यवस्था बनी थी 2015 में, आज हम 2024 में, 9 साल हो गए, एक भी ऐसा प्रकरण नहीं आया जिसमें कोई कहे किसी को गड़बड़ आवंटित हो गया हो। हमें व्यवस्था बनानी चाहिए। अच्छा, व्यवस्था बनाने में हम पब्लिसिटी नहीं मिलेगी, आजकल तो सब जने पब्लिसिटी पे लगे ना, हेडलाइन में जब तक ना आए तब तक मजा ही नहीं आता। व्यवस्था बनाने में समय लगेगा, उसमें ठोस काम करना पड़ेगा, लेकिन समाधान समस्या का व्यवस्था के थ्रू होगा, भ्रष्टाचार का समाधान व्यवस्था के थ्रू होगा, हेडलाइन से नहीं होगा। सर 2014 से पहले आप बता रहे हो जैसे जब आप कोल मिनिस्ट्री वगैरह संभालते थे सारा यूनिट्स एंड ऑल, तो उस समय ऐसे कोई अनबन हुई है आपकी, किसी कोई रोकना चाह रहा हो आपको किसी डिसीजन पे, और आपको लग रहा है और आपको पता है कि हाँ ये तो डिसीजन सही है होना चाहिए, फिर भी कोई रोक रहा है जिसकी वजह से आपकी अनबन हो गई? इसमें बड़ा सिंपल है। अपनी सेवा काल के आरंभ में मैं बहुत क्लियर नहीं था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, वो डिलेमा मैंने लिखा है, एथिकल डिलेमास अपनी किताब में। फिर मैंने बड़ा बिल्कुल अपने दिमाग में क्लैरिटी आ गई। 10-12 साल के बाद किसी नेता या किसी अधिकारी ने मुझसे कोई गलत काम नहीं कहा, कोई गलत। क्यों? मैं क्लियर था, अगर काम नियम के विरुद्ध होगा तो मैं नहीं करूंगा, आई विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस।
अगर काम नियम के तहत होगा तो तुरंत करूंगा और उस व्यक्ति ने कहा है उसको इन्फॉर्म करूंगा। और तीसरा ग्रे एरिया, जहां अगर नहीं है नियम तो मैं प्रयास करूंगा काम करने का जो भी मुझसे कह रहा है, और उसकी फिर व्यवस्था बनाऊंगा जिसे उस प्रकार की अगर कोई दूसरा सजेशन देता है या रिक्वेस्ट करता है उसका भी काम हो जाए। तो ये व्यवस्था बना देने से मेरे लिए काम आसान हो गया। अब आपने कहा प्रश्न कि कई बार ऐसा हुआ कि मैंने समझता था ये ठीक है, वो मैं नहीं कर पाया। देखिए, हम एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं जहां अंतिम निर्णय मुख्य जो बिंदु हैं उन पर एक नेता लेता है जी। अगर मुझ में मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो कि मैंने शुरू में कहा था, तो मैं नेता को कन्विंस कर लूंगा अपनी बात मानने के लिए। और मैं अपना जब करियर देखता हूं, लगभग 85 या 90% केसेस में मैं कन्विंस कर लेता था नेता को अपने बात पर। 10-15% पे वो मुझे ओवर रूल करता था। अब प्रजातांत्रिक व्यवस्था में उसको ये अधिकार तो देंगे ही हम कि हमें ओवर रूल करे। वो शुरू में मैं लड़ता था कि मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है। नहीं, मुझे समझ में आया कि अल्टीमेट निर्णय उसे लेना है, वो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर वो निर्णय भी अगर नियम के विरुद्ध है तो मैं नहीं मानता था, और नियम के तहत है तो देखिए, बहुत सारी चीजें सरकार में क्या है कि कुछ नियम ग्रे एरिया बहुत होता है जी। राइट और रॉन्ग के ग्रे एरिया, जहां विवेक का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे सीबीएसई पेपर लीक हुआ 2018 में, ठीक है। पेपर लीक हुआ तो कहानी तो लंबी है, लेकिन छोटी सी बताता हूं। मेरे मंत्री मुझसे बोले कि सीबीएसई चेयरमैन को हटा देना होगा। अब इसमें लीगल इलीगल कुछ नहीं है, अगर हटा दिए तो भी लीगल है, नहीं हटा दिए तो भी लीगल है, कोई लीगल नहीं है। लेकिन ये एक डिस्क्रिप्शन है कि हटा दें। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने साहब उनकी गलती क्या है? आप सहमत हैं उनकी कोई गलती नहीं है तो साहब अगर आप हटाएंगे तो डिमोरलाइज हो जाएंगे। देखिए, ये ऐसी ही चलती है, डिस्कशन हो रहा है। नहीं, उस सिचुएशन जो है डिफ्यूज हो जाएगी। अब मेरे दिमाग में चल रहा था कि अगर इसको हटाते हैं चेयरमैन सीबीएसई को तो सब पूरी व्यवस्था डिमोरलाइज होगी, आगे काम करना मुश्किल होगा। तो मेरे दिमाग में इमीडिएटली आइडिया आया। मैंने कहा सर ऐसा है कि अभी तो मीडिया और आपके बीच में सीबीएसई चेयरमैन एक बफर है, आप उनको हटा देंगे, पूरा मीडिया आपके ऊपर चढ़ बैठेगा। ये बात उनको समझ में आएगी, बोले हाँ सही कह रहे हैं आप। तो वो नहीं हटी। बाद में वही फिर सेक्रेटरी बनी मेरी जगह स्कूल एजुकेशन की, तो हाँ उन्होंने मेरी बात मान ली। इसके पहले 9 महीने पहले से या 8 महीने पहले एक और प्रकरण में उन्होंने बात नहीं मानी मेरी, उसका मुझे आज तक दुख है, लेकिन ठीक है, व्यवस्था है। तो एक डिस्कशन होता है, अगर आप पे विश्वास है उनको तो सामान्य रूप से आपकी बात मानेंगे वो। लेकिन कई बार हो सकता है उनकी पॉलिटिकल मजबूरी है, वो नहीं मान रहे, तो आपको मानना पड़ेगा। आपने सुना नहीं सुना, एक अमेरिकन मंक हैं राइनल्ड नाइबर करके होते थे, उन्होंने बड़ी बढ़िया बात की। लॉर्ड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, करेज टू चेंज थिंग्स दैट आई कैन, एंड द विजडम टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। यानी कि आप जो कर सकते हैं उसे करिए। मैं अक्सर अपने साथियों को कहता हूं, फोकस ऑन व्हाट यू कैन, डोंट अननेसेसरली गेट हैसल्ड ओवर व्हाट यू कांट। तो वो करने की वजह जो आप कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाते। आप अगर जो कर सकते हैं वो करेंगे तो वो कैन भी बढ़ेगा। धीरे धीरे आप बहुत सारी चीजें जो पहले नहीं कर पा रहे थे आप कर लेंगे। लेकिन आप शुरू में ही भिड़ गए, जो आप नहीं कर सकते उस पर लड़े रहे। अक्सर लोग उन बातों पर चर्चा करते हैं, आप सामान्य चर्चा देख दीजिए, जिनसे उनका लेना एक ना देना, तो चर्चा में लगे हैं, मारपीट कर रहे हैं, कर कुछ नहीं सकते लेकिन झगड़े में लगे हुए हैं। अरे भाई क्यों? आप उस चीज पे लगो ना जो आप कर सकते हो, तो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा, लोगों को आप में कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप वो भी चीजें कर लोगे जो आप अन्यथा नहीं कर पाते हो। ये सिंपल है जीवन का सिद्धांत, फोकस ऑन व्हाट यू कैन, द कैन इटसेल्फ विल ग्रो। ब्यूटीफुल सर। जैसे आप बता रहे हैं कि इतनी सारी प्रोसेसेस होते हैं, इतने सारे काम होते हैं, तो डेफिनेटली बिकॉज करप्शन बहुत बड़ी प्रॉब्लम पूरे भारत की रही है। तो क्या आपको कभी कोई अनफेयर एडवांटेज मिला है? मुझे तो ध्यान नहीं पड़ता, मुझे कोई मिला हो, अगर कोई और पॉइंट आउट करे। मैंने ना प्रयास किया ना मुझे मिला। 38 साल के करियर में मैं किसी नेता के पास पर्सनल काम के लिए नहीं गया, किसी के पास। आई एम प्राउड ऑफ दैट। जब मैं रिटायर हुआ तब भी लोगों ने मुझसे कहा कि आप इनसे मिल लीजिए, उनसे। मैंने कहा मैं किसी से कभी नहीं मिला। मुझे याद है कल्याण सिंह जी जब दोबारा चीफ मिनिस्टर बने, मैं पहली बार उनके साथ था, तो मुझे 3 दिन बाद फोन आया ओथ लेने के, अनिल तुम मिलने नहीं आए? मैंने कहा सर अभी आप बने हैं, तो मैंने कहा साहब थोड़े खाली हो जाऊंगे, मैं आऊंगा आपसे मिलने, अभी आ जाओ। मैं चला गया उनसे, घुसा अंदर, मैं तुम्हें अपना सचिव बनाना चाहता हूँ। मैंने ठीक है साहब, पूछोगे नहीं क्यों बनाना चाहते हो? मैंने साहब आपने सोच समझ के निर्णय लिया होगा, बैठो बताता हूँ। मैं बैठ गया वहाँ पर। बोले तुम्हें एक वाकया याद नहीं है, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। तुम तब डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन होते थे मेरे विशेष सचिव। तो एक दिन तुम सुबह आए, उस समय मैं थोड़ा नाराज था, और नाराज इस बात से था
कि इटावा में बाई इलेक्शन था, मेरी 7 मीटिंग लगा दी थी, पब्लिक मीटिंग, और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैं सबसे कह रहा था कि क्यों लगा दी 7, आखिरी 2 कैंसिल कर दो। और तुम्हारे चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी वहीं खड़े थे, दोनों हाँ में हाँ मिला रहे थे मेरी। हाँ सर, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप नहीं, तुम नए नए आए थे, तुम बीच में बोल पड़े। तुमने कहा कि सर मैं कुछ दिन पहले डीएम था, जब चीफ मिनिस्टर आता है तो बड़ी तैयारियां होती हैं, लोगों को बड़ी आशाएं होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं। सर चाहे आप 2 मिनट के लिए जाएं जरूर। मैंने तुम्हारी तरफ घूर की तरह देखा और मैंने तुमसे कहा कि क्या मैं जा सकता हूँ। जैसे ही मैंने कहा, तुम्हारे चीफ सेक्रेटरी तुम्हें को नहीं मानने लगे, तुम चुप नहीं हुए। तुमने कहा सर मेरा काम तो आपको बताना है, बाकी निर्णय आपको लेना है। वो और जोर के को नहीं तुम्हें मानने लगे। उसके बाद 10 सेकंड कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने तुम्हारी तरफ देखकर कहा, हाँ अनिल जी आप सही कह रहे हैं। जैसे ही मैंने कहा, तुम्हारे चीफ सेक्रेटरी ने हाथ नीचे खींचा, बोले हाँ सर बिल्कुल सही कह रहा है। तो बोले उस दिन मैं समझ गया कि तुम अपनी बात कहते हो, निंदक नीरे राखी। मेरी आदत थी, मैं अपनी बात कहता था, जो मैं ठीक समझता था कहता था, पोलाइटली कहता था, लेकिन कहता जरूर था। अब सबकी अपनी आदत है, मैं नहीं कहता जो मैं कहता था ठीक कहता था। कुछ लोग नहीं बोलते, चुप रहते हैं। कभी जैसे आप पोलाइटली मना भी करते हैं और बताते भी हैं, कोई सिचुएशन हुआ कि आपको लगा कोई आपको ब्राइब देने आया है, कोई ऐसी सिचुएशन हुई हो और आपने एक एक्शन लिया हो उसके खिलाफ? देखिए ऐसा है कि आपका नाम हर जगह फैल जाता है, शुरू से ही पता लग जाता है। तो मुझे तो कोई आज तक किसी ने ऑफर नहीं किया, मुझे पता भी नहीं कैसे ऑफर किया जाता है। लोग कहते हैं ना ब्रीफ केस लेके जाते हैं कमरे में। नहीं, वो तो मैंने किसी अधिकारी को देखा था, लेकिन मेरे पास नहीं आया कोई लेकर ब्रीफ केस। मुझे समझ भी नहीं आता कैसे लेता आदमी। हो सकता है इसकी ट्रेनिंग अब ले सकता हूँ मैं, कैसे होता है, क्या होता है, मुझे पता नहीं। आप देखिए ऐसा ना कि सिविल सेवा में रेपुटेशन बहुत मैटर करती है। अगर आपकी रेपुटेशन है ऐसी, आप कह रहे हैं पैसा छोड़ दीजिए, किसी ने मुझसे 12 साल बाद गलत काम नहीं कहा, पैसा छोड़ दीजिए। गलत काम तो सिर्फ कहना है ना। कोई कहते हैं आपके ऊपर दबाव नहीं पड़ा, पॉलिटिकल प्रेशर, कोई प्रेशर नहीं। किस बात का प्रेशर? भाई नेता को पता है मैं करूंगा नहीं, वो अपनी इज्जत अपने हाथ, वो कहता नहीं था, और कोई कहता नहीं था, गलत काम कहता ही नहीं था मुझसे कोई। मतलब असहमति हो सकती है छुपे, उसमें गलत सही नहीं है, इलीगल नहीं है। असहमति हुए, जैसे मैंने एक आध प्रकरण आपको बताया, असहमति वो तो खूब होती थी, लेकिन कोई गलत काम मुझसे कह दे, इलीगल काम, मुझे याद ही नहीं पड़ रहा बाद में। सर सैम मैनेक्शॉ कहते थे कि जो फील्ड मार्शल रहे, उन्होंने कहा कि देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन बीइंग गेटिंग आउट ऑफ द ऑफिस और गेटिंग द डिसीजन अप्रूव्ड बाय द ऑफिसर। बड़ी थिन लाइन है। तो जैसे आपने भी बताया कि आपकी भी बड़ी ज़्यादा एग्रीमेंट होता था, डिसएग्री होता था, तो आपको कहीं ये नहीं लगता था यार हल्का सा ज़्यादा हो गया तो कहीं मैं ही ना बाहर हो जाऊँ? हो जाए तो हो जाए, उसमें ज़्यादा कम क्या। जो अपना ठीक समझा आपने, देखिए यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। जो आपने ठीक समझा, पोलाइटली कह दिया, उसके बाद उसको नहीं समझ में आता, ट्रांसफर कर देगा तो कर देगा। शुरू में मेरे बड़े ट्रांसफर हुए भाई, शुरू में बड़े ट्रांसफर हुए। मुझे याद है जब दूसरी बार मायावती जी जब चीफ मिनिस्टर बनी, तो मेरे पास खबर आई, क्योंकि पहली उनकी चीफ मिनिस्टरशिप में उनका विशेष सचिव था। मैं सबके साथ रहा हूँ, कल्याण सिंह, मायावती, सब। तो उनका फोन आया, तो मैं पहले थोड़ा परेशान था उनके साथ काम करने में, तो मैंने पोलाइटली मना कर दिया कि नहीं आऊँगा। बड़ी नाराज हो गई मुझसे। 3 बार ट्रांसफर किया उन्होंने मुझे अपने 6 महीने के कार्यकाल में। ठीक है, बाद में मेरे ट्रांसफर भी कम हो गए। देखिए आपको एडजस्ट करना पड़ता है। मैं अक्सर लोगों को बताता हूं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अकोमोडेशन एंड कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, बट आपको अकोमोडेट तो करना पड़ेगा भाई। अपनी पत्नी के साथ करते हैं, बच्चों के साथ करते नहीं करते, दोस्तों के साथ, तो नेता के साथ अकोमोडेट करने में क्या है? इलीगल काम मत कीजिए, उसका कोई इलीगल काम मत कीजिए। लेकिन बाकी अगर वो सही काम कह रहा है, जैसे मुझे बायस था ना शुरू में कि सब गड़बड़ कहते हैं, तो शुरू में ही जब घुसता था कमरे में तो मैं जो है एकदम तना रहता था, वो गलत था। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई बात मेरे पास ला रहा है तो मुझे सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और ठीक हो तो तुरंत करना चाहिए। ये धीरे धीरे मुझे समझ में आया। कहते हैं कि ये आज का भारत है, पहले वाला भारत नहीं है। ये घर में घुस के मारता भी है, और भारत जा रहा है एक विश्व गुरु बनने, उस अच्छी पेस पे है। तो आपने क्योंकि इतना टाइम से पॉलिटिक्स फॉलो किया है, पॉलिटिशियन से मिले हो, उनकी सोच को आप अच्छे से समझते हो, आज का भारत पहले वाले भारत से कितना आगे बढ़ चुका है, और क्या फ्यूचर आपको लगता है कि होने वाला है? देखिए ऐसा है कि भारत निरंतर बढ़ रहा है। ये कहना गलत होगा कि आज बढ़ गया आगे, है ना जी। ये भारत की मेरा ख्याल इंटरनल डायनेमिक्स है इस कंट्री की। इतना महान देश है, इसको अगर कुछ चाहे तो रोक नहीं सकता। कुछ लोग क्रेडिट ले लेते हैं कि जो बढ़ रहा है मैं करा रहा हूं, लेकिन भारत बढ़ रहा है, यहाँ के लोग हैं ऐसे जी। अब कुछ लोग अच्छे होते हैं क्रेडिट लेने में, वो क्रेडिट ले लेते हैं, कुछ लोग उतने अच्छे नहीं होते क्रेडिट लेने में, वो नहीं ले पाते।
लेकिन भारत को तो ये जो यहाँ की जनता है, यहाँ के लोग हैं, वो महान है, व्यक्ति कोई महान नहीं है यहाँ पर। तो भारत की अगर आप प्रगति देखें तो आरंभ से ही प्रगति अच्छी है। वो ये हो सकता है कि थोड़ी तेज होनी चाहिए, थोड़ी कम होनी चाहिए। तो ये कहना उचित नहीं होगा कि आज सडनली भारत जो है पैदा हो गया, नहीं। कुछ लोगों की ऐसी मानना है कि आज पैदा हो रहा है, वादा नहीं। भारत में जो स्ट्रेंथ है वो बेसिक स्ट्रेंथ है, किसी व्यक्ति विशेष ने वो स्ट्रेंथ नहीं दी है। तो उस स्ट्रेंथ को हमें रिकग्नाइज करना, उसी को आगे बढ़ाना है। और अगर कोई क्रेडिट लेता है तो बहुत बढ़िया, उसको आप क्रेडिट दें, जिसको चाहिए क्रेडिट दीजिए। लेकिन ये इसके एसेंशियल स्ट्रेंथ है, बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं इस कंट्री के। इसको कोई रोक नहीं सकता इसके बढ़ने को। थोड़ा कम थोड़ा तेज हो सकता है, यहाँ वहाँ समस्या हो सकती हैं। मैं तो ऑप्टिमिस्ट हूँ जी। तो ये कहना गलत होगा कि पहले कुछ नहीं था आज है, या पहले सब कुछ था आज कुछ नहीं है, ये गलत है। थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है। वो किसी व्यक्ति को इसको क्लेम भी नहीं करना चाहिए जी। कि मैं ये करा रहा हूँ। मैं कौन क्लेम कर रहा है आपके हिसाब से? कौन क्लेम कर रहा है? पता नहीं, जो भी क्लेम कर रहा नहीं, आप कह रहे हो ना कि कोई किसी को भी नहीं करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं नहीं कह रहा हूँ कौन क्लेम कर रहा है, किसी को भी नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। ये बड़ा आसान है कहना कि जैसे हम भी कहते हैं पहले यार बड़ा बढ़िया था, पहले सर्विस में बड़ा बढ़िया था। वो ये गलत है भाई। हर व्यवस्था, हर समय की कुछ समस्याएं हैं, उस समस्या का समाधान करने का प्रयास होना चाहिए, ये होना चाहिए। आप आसानी से कह दें कि पहले कुछ नहीं हुआ, हमने किया, पहले सब कुछ हुआ, बेकार है। लोग अक्सर गोल्डन पीरियड की बात करते हैं, नहीं है। देखिए, हर पीरियड की अपनी समस्याएं हैं, हर पीरियड की अपनी प्रोग्रेस है। हमें पास से सीखना चाहिए। हम अक्सर उसको परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूँ, आप अपने पास्ट को कोई बदल सकता है? लेकिन हम चिपके हुए उसमें, पूर्व में चिपके हुए हैं अभी। वहां से जब पूर्व में चिपके रहेंगे तो आज कैसे बनाएंगे? आज नहीं बनाएंगे तो भविष्य कैसे बनेगा? तो हमें तो आज बनाने की सोचनी है। और पूर्व में जो हुआ है, अगर कमियां हैं तो उसे सीखना चाहिए। अब वो तो नेता का काम है कि मेरा किया, उसने किया। हर नेता अपना क्लेम करता है, वो क्लेम करेगा। पर सर, वो रेलेवेंट रहने के लिए भी तो जरूरी है ना। वो ठीक है, मैं देखिए, ये तो नेता का काम है। मैंने कहा ना, उनका अपना काम है, उन्हें करने दीजिए। मैं ज्यादा उसकी चिंता नहीं करता वो क्या कर रहा है। सर, आपने बहुत पास से नरेंद्र मोदी जी के साथ भी काम किया है, तो प्राइम मिनिस्टर के साथ आपकी पहली मीटिंग कैसी थी? और क्या क्या आपने, जैसे आपने बताया, आप हर जगह आप अपने मत देते थे, तो वो क्या अग्रीमेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स, कुछ क्या कॉन्वर्सेशंस कुछ ऐसी? प्राइम मिनिस्टर के साथ पहली बैठक में मेरा थोड़ा डिसएग्रीमेंट था। जब मैं कुल सचिव बना, जो मैंने अपने पुस्तक में भी लिखा है, तो एक प्रेजेंटेशन हुआ, उसमें पावर सेक्रेटरी ने एक प्रेजेंटेशन किया, उसमें 6 स्लाइड दिखाई। हर स्लाइड में उन्होंने कहा कि पावर की समस्या कोयले की वजह से, पावर की समस्या कोयले की समस्या। जब 6 स्लाइड खत्म हो गई तो प्रधानमंत्री जी मेरी तरफ घूमे, कहते हैं, अनिल जी, आपने देखा, आप कोल की समस्या का समाधान कर दीजिए, देश की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। ये शब्द थे उनके। मैंने कहा, साहब, मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन शायद ये कहना ठीक नहीं होगा कि पावर की सब समस्याएं कोल की वजह से हैं। इसको हमें कॉम्प्रिहेंसिवली देखना पड़ेगा। इसकी और भी समस्याएं हैं, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज, और मैंने 2-3 उदाहरण दिए। तो तुरंत सहमत हो गए मुझसे। पीयूष गोयल की तरफ घूमे, कहते हैं, अनिल जी सही कह रहे हैं, इस पूरी समस्या को कॉम्प्रिहेंसिवली देखना चाहिए। मेरा उस दिन सिक्का बन गया। पीयूष गोयल जी समझने लगे कि मैं उनके बहुत नजदीक हूँ, प्राइम मिनिस्टर के। तो सर, आपने अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ क्योंकि बहुत क्लोजली काम किया, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए, इस प्राइम मिनिस्टर, किसी को अगर समझना हो कि भाई प्रधानमंत्री मोदी कैसे हैं, किसी व्यक्ति को समझना आसान नहीं होता। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर तो बहुत ही, कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी व्यक्ति हो जी। देखिए, शुरू में मुझे बहुत मजा आया उनके साथ काम करने, बहुत ही मजा आया। मतलब बड़ा इनकरेज करते थे, सबको कहते थे। हर 3 महीने में हम लोग की चाय होती थी सब सचिवों की, खूब ओपन बात होती थी, क्रिटिसिज्म होता था, सजेशंस आते थे, खुल के होती थी बात। और उसका मैंने नहीं सोचा था कि प्राइम मिनिस्टर भी ऐसा हो सकता है देश का, कि इतना ओपन, हर चीज बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड, डिसिप्लिन्ड, पॉजिटिव। मुझे याद है कि एक मीटिंग में उन्होंने सबके सामने मेरी तारीफ की, देखिए अनिल जी ने कितना अच्छा कोयला का काम। बहुत ही सबको एनकरेज करते थे, खाली मुझे नहीं, सबको एनकरेज करते। 2-2.5 साल बाद मुझे परिवर्तन दिखा। वो मैं भी अभी तक समझ नहीं पाया ऐसा क्यों हुआ। मेरा ये मानना है शायद डिमोनेटाइजेशन के बाद से ऐसा हुआ। ये मेरा कंजेक्चर है, क्योंकि उसके बाद से जो हमारी, मुझे याद है कि एक चाय हुई हम लोगों की, उसमें जो हम लोग का ड्रिल था, कैबिनेट सेक्रेटरी खड़े होकर बोल रहे, उसके बाद कोई सचिव नहीं बोला 2 मिनट तक, सब चुप। और फिर प्रधानमंत्री को खुद खड़े होकर करना पड़ा कि आप क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि तब तक ऐसे सिग्नल आने शुरू हो गए थे। मैं स्पेसिफिकली तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन ऐसा लगने लगा था कि शायद क्रिटिसिज्म और ओपननेस अब कुछ खत्म हो रही है, जो कि मेरे विचार से मुझे आश्चर्य होता था, क्योंकि देश को लाभ हो रहा था, गवर्नेंस को लाभ हो रहा था ओपन सिस्टम रखने से।
मैंने ये भी महसूस किया कि कई अधिकारी जो बाहर अपनी बात कहते थे, मीटिंग में अपनी बात नहीं कहते थे। मंत्री तो कोई बोलता नहीं था अंदर, 1-2 मंत्री बोलते थे। नितिन गडकरी मुझे याद है बिल्कुल स्पष्ट बोलते थे अपनी बात। मुझे याद है कि वो कहते थे, अरे प्रधानमंत्री जी, फाइल तो आपके पीएमओ में ही लंबित है। मुझे याद है उसमें। ऐसे अरुण जेटली बिल्कुल स्पष्ट बोलते थे, आप कोई बात बिल्कुल, मतलब बड़ा मजा आता था उनको सुन के, और बिना किसी बायस के, देश हित में, कार्य के हित में वो अपनी बात कहते थे स्पष्ट, और प्रधानमंत्री जी उनको सुनते थे, बहुत मानते थे। तो उस माहौल को मैंने देखा, इतना ओपन माहौल, इतना पॉजिटिव माहौल। उसके बाद मुझे परिवर्तन लगा, जो मुझे समझ में नहीं आया क्यों, उसकी आवश्यकता नहीं थी। क्यों ऐसा हुआ मैं नहीं कह सकता, लेकिन हुआ निश्चित। ये आभास सबको हुआ। कई लोग उसको कह लेते थे, कई लोग नहीं बोलते थे, कई लोग अकेले में भी नहीं बोलते थे, पब्लिकली तो कोई बोलता ही नहीं था। मेरे विचार से इस पे चर्चा होनी चाहिए थी, और अगर ये होती चर्चा तो शायद और ओपन एडमिनिस्ट्रेशन होता। अब धीरे धीरे मैंने पाया कि हर चीज पीएमओ में कॉन्सेंट्रेट होने लगी, जिसकी भी आवश्यकता नहीं थी। क्या जरूरत थी कि हर चीज के लिए, जैसे हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, वो जो मैंने आपको बताया ना प्रकरण, जिसमें चेयरमैन सीबीएसई को हटाने की बात कर रहे थे, उसमें ये हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया जाए मीडिया को कि प्रॉब्लम क्या है। अब उसमें मंत्री जी बोले कि पीएमओ से चल के बात कर लें, तो मैंने कहा था बड़ी छोटी सी बात है, पीएमओ से क्या बात करेंगे। नहीं चलते हैं। गए हम लोग, पीएमओ बात की, तो पीएमओ में कहा गया कि हम प्रधानमंत्री से बात कर लें। अब भाई एक सीबीएसई जो 2-2.5-3% लोगों का एग्जाम लेती है देश में, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर को क्यों बताया जाए। बिल्कुल ठीक। मुझे आश्चर्य इसलिए होता था कि मैंने एक प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री देखा था जिसका मुझे गर्व था कि वो निर्णय लेते थे, प्रशंसा करते थे, पॉजिटिव थे, एकदम तुरंत निर्णय लेते थे, गाइड करते थे। तब मैंने जब ये देखा तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, आज भी आश्चर्य होता है मुझे इस बात। तो जैसे आपने बताया कि और भी मिनिस्टर्स की आपने बात करी, जैसे नितिन गडकरी जी, अरुण जेटली जी बहुत ही ओपन थे। ऐसे और भी आपके सफर में ऐसे कुछ आपको मिनिस्टर्स लगे जो आपके पर्सनल फेवरेट रहे हो? मेरा फेवरेट कहना उचित नहीं होगा, लेकिन मैंने सबसे ज्यादा सीखा जैसे कल्याण सिंह जी से। गजब के, लगता ही नहीं था कि ऐसा मुख्यमंत्री भी हो सकता है। ऑनेस्ट, एफिशिएंट, मेटिकुलस, मतलब जो भी आप एडजेक्टिव चाहिए जोड़ दीजिए। इतना मैं तब क्या बता रहा हूँ जब मैंने उनके साथ काम किया क्लोजली। उसके बाद लोग कहते हैं बदल गए, ये हुआ, मैं उसके बारे में टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उनको देखा नहीं। इसी तरह मैंने काम किया ऑस्कर फर्नांडिस जी के साथ। देखिए अलग अलग पार्टी, हर पार्टी में इतने बहुत बढ़िया मंत्री, इतना हमेशा हंसते रहते थे, रात को 11 बजे काम कर रहे हैं। मैं समझ में नहीं आता था उनको कहाँ से इतनी एनर्जी आती थी। उस समय मुस्कुराते हुए मिलते थे। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के साथ काम किया। इतना सिंपल आदमी, मतलब इतने ऊंचे पहुंचकर इतना सिंपल, इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड सच ए सिंपल पर्सन, लीव अलोन अ मिनिस्टर। फिर इसके बाद प्रकाश जावड़ेकर साहब से बात की, हमेशा हर चीज सुनने को तैयार हैं, और ये नहीं कि चूंकि वो कह रहे हैं इसलिए होना चाहिए, ऐसा है नहीं। ओपन डिस्कशन, बड़ा आनंद आया। तो अलग अलग मंत्रियों के साथ काम किया, बड़ा मजा आया। सर सबके मन में ना एक डाउट रहता है कि यार अब जैसे जब हम सपना देखते हैं कि यार मुझे अगर एक आईपीएस ऑफिसर बनना है, मुझे ये मिलेगा, सरकार की तरफ से ये मिलेगा वो, तो क्या क्या एक्चुअली में अगर आप आईएएस ऑफिसर खुद हैं तो सर क्या क्या मिलता है, क्या क्या पर्क्स होते हैं? सबसे पहले जीवन का सबसे बड़ा दुख अपेक्षाएं हैं। एक्सपेक्टेशन से सबसे ज्यादा समस्याएं आती हैं कहीं कहीं भी। सो मोटिवेशन भी तो आ सकता है। नहीं, एक्सपेक्टेशन से मोटिवेशन नहीं आता। एक्सपेक्टेशन आउटसाइड से होती है, मोटिवेशन इनसाइड से होता है। अंदर से जब आपकी कुछ चाह पैदा होती है तो वो मोटिवेशन है, बाहर का आपका डिजायर है वो एक्सपेक्टेशन है, बिल्कुल अलग है दोनों। मोटिवेशन हैज नथिंग टू डू विद एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन कि आप किसी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहीं गड़बड़ आती है। अगर वो एक्सपेक्टेशन नहीं मिली तो आप डिसअपॉइंट होने लगते हैं। वही फिर कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। आप कर्म में मजा नहीं ले रहे हैं, आप एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं कि हमें मिलेगा क्या, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आप वो ना करें तो जीवन बड़ा बढ़िया गुजरता है। ये जो मैं आज आपको बड़ा आसानी से कह दे रहा हूँ, मैंने सीखा, समय लगा, ऐसा नहीं। शुरू में मुझे बड़ा, जैसे मैंने आपको बताया मेरा पहले ट्रांसफर हुआ, कितना डिसअपॉइंट हुआ। तो आफ्टर ऑल आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, आज भी होता है, लेकिन अब उतना परेशान नहीं होता मैं कि ठीक है, ठीक ही होगा कुछ मेरे लिए। एक्सपेक्टेशन जो करता है, चाहे वो आईपीएस ऑफिसर और आईएएस ऑफिसर है, वहीं समस्या शुरू हो जाती है। क्योंकि जो सामान्य जीवन है वो भिन्न है जो फिल्मों में दिखाया जाता है या लोग बताते हैं। सामान्य जीवन सामान्य है, लेकिन आप उसे असामान्य अपने कर्मों से बना सकते हैं। अगर आप गाड़ी और बत्ती और घर और नौकर से असामान्य बनाना चाह रहे हैं तो वो तो टेम्पररी है। देखिए वो सब चला जाएगा,
लेकिन आपने जो जीवन में किया है वो कर्म आपके याद किए जाएंगे। मैं अक्सर मजाक में कहता हूँ, योर ट्रू वर्थ विल बी डिटरमिन्ड आफ्टर यू रिटायर, नॉट इन सर्विस। आपकी पूछ कितनी है वो सर्विस के बाद मालूम पड़ेगा। सर्विस में रहकर तो हर जना कहेगा साहब आपसे अच्छा अधिकारी ना आया है ना आएगा, हर जना ये कहेगा, और आप भी गुब्बारा बने घूमेंगे, वो कभी पंक्चर हो जाएगा आराम से। तो ये हर अधिकारी को क्लियर समझना चाहिए कि मेरी जो धाक है, मेरी जो वैल्यू है वो मेरे कर्म से बनेगी, मेरी वर्दी से नहीं बनेगी, मेरे घर से नहीं बनेगी। अक्सर लोग यही इसी गलतफहमी में रहते हैं कि वर्दी, घर, नौकर, चाकर, उससे उनकी वर्थ बनेगी। नो, वो टेम्पररी है, उस समय आपको सलूट भी मारेगा, सब करेगा, लेकिन उसके बाद क्या है? और आज की तारीख में तो रिटायरमेंट के बाद भी 15 साल तो जी लेता आदमी, 15-20 साल, उसमें क्या करेगा वो? तो आदमी को बड़ा क्लियर समझना चाहिए। रिकग्निशन उस समय भी है, अच्छे काम का रिकग्निशन सर्विस में भी है, वो आर्टिफिशियल नहीं है, वो जेन्युइन रिकग्निशन है। आपको कहीं समस्या आएगी तो आपको नेता बुलाएगा कि भाई इसको, इस अधिकारी को बुलाओ पोस्ट करने के लिए। इसलिए नहीं कि आप किसी नेता के पास गए हैं, इसलिए कि आपकी ख्याति है कि वो एफिशिएंट ऑफिसर है, वो इस समस्या का समाधान कर लेगा। वो एक रिकग्निशन सर्विस में भी है। लेकिन अगर आप घोड़े, गाड़ी और घर के लिए चिंतित रहेंगे तो आप जाएंगे नेता के पास ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, उसमें आप फंसेंगे। कहते हैं कि जो आईएएस ऑफिसर्स की सैलरी होती है वो कम होती है और दे डिजर्व इवन मोर, और दूसरा पक्ष कहता है कि इतना सब कुछ फैसिलिटीज तो आपको मिलती है तो कहीं ना कहीं वो सैलरी जस्टिफाई भी हो जाती है। तो आपका क्या पक्ष है, वो मतलब कैसा है? देखिए, मेरे विचार से जो आपको सैलरी देती है वो ठीक ठाक है। वैसे तो उसका तो कोई, आपकी चाह का तो कोई अंत ही नहीं है जी। जितना मिल जाए। साइकिल वाला चाहेगा स्कूटर मिल जाए, स्कूटर वाला चाहेगा गाड़ी मिल जाए, गाड़ी वाला चाहेगा बड़ी गाड़ी मिल जाए, गाड़ी वाला चाहेगा हेलीकॉप्टर मिल जाए, उसका तो कोई अंत नहीं है। तो आपको तो आपकी क्या सीमा है? बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए सरकार आपको ठीक ठाक सैलरी दे देती है जी, लेकिन आप बहुत लेविशली रहना चाहें तो तब ऑब्वियसली कठिनाई आएगी। सर, एक लास्ट हमारा एक रैपिड फायर राउंड है जी। हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा एक स्टेटमेंट पे इन हाँ, जो हम वर्ड्स बिल्कुल बोलेंगे पूछिए। फायर। फर्स्ट इज इंडिया। आई एम प्राउड ऑफ इट। आईएएस ऑफिसर। इनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज। मनमोहन सिंह। अ वंडरफुल पर्सन, अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट। राहुल गांधी। इनॉर्मस पोटेंशियल। नरेंद्र मोदी। डन वंडरफुली, कैन डू बेटर। कल्याण सिंह। वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग पॉलिटिशियंस आई केम अक्रॉस। नितिन गडकरी। अ परफॉर्मर टू द कोर। सुषमा स्वराज जी। Articulate as the best that I have seen. अरुण जेटली। Consensus builder par excellence. Our foreign minister जयशंकर जी। Sometimes I feel he lacks substance And why is that so? because he speaks too much. He should be doing his job. Interesting. wow, beautiful answers. All right, sir. Thank you so much. This was Thank it. you for being here, sir. Any so one last thing which is my personal thing because मुझे थोड़ा सा लगता है कभी कभार I need to learn this. थोड़ा सा मैं चाहता हूँ, जैसे हमने थोड़ा ऑफ कैमरा में बात किया कि टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, how should one manage his or her own time? First, write down how do you spend your time now. That's the first step. Then you'll discover where you're wasting your time. Be honest to yourself. Write it down. ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ वेस्ट है। पहले वेस्टेज काटिए, ठीक है। तो आप देखेंगे 3-4 घंटे तो वैसे ही मिल जाएंगे आपको। फिर आप कितने घंटे सोते हैं, कितना टाइम लगता है आपको सोने में, कितने घंटे सोते हैं, सुबह कब उठते हैं। फिर आप अपने को फिजिकली फिट रखते हैं जिससे आप उस टाइम का बेटर यूज करें। तो टाइम फंजेबल होता है, यानी कि वही टाइम में, जैसे आइंस्टाइन से पूछा ना किसी ने कि रिलेटिविटी ऑफ टाइम कैसे बताएंगे, तो उसने कहा कि जब आप अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहे हैं 1 घंटा और जो गर्लफ्रेंड के साथ 1 घंटा बिता रहे हैं, वो टाइम दोनों अलग होते हैं। तो साइकोलॉजिकल हो गया। तो आप अपने आप को फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली कैसे तैयार कर रहे हैं उस पर बहुत निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई पेज पढ़ते हैं, अगर आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी हैं तो वही काम आप 15 मिनट में कर लेंगे, नहीं तो आप 6 बार पढ़ेंगे 1 घंटे में करेंगे, काम वही है, टाइम ज्यादा लग रहा है। तो क्या आप अपने आप को इंटेलेक्चुअली, इमोशनली इक्विप कर रहे हैं कि उसी काम को आप जल्दी कर लें। दूसरा, आप अपसेट हो जाते हैं इमोशनली, कोई आपसे किसी ने बात कह दी, आप अपसेट हो गए इमोशनली, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं उसने ऐसा क्यों कहा। आप इमोशनली मैच्योर हैं तो आप उसको झाड़ देंगे, चलो अपना अगला काम करेंगे, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। धीरे धीरे आप अपने आप को जब एनालाइज करेंगे,
देखेंगे आप इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अननेसेसरी चीजों पर। टाइम वेस्ट करना बंद कर दिए, बहुत टाइम है 24 घंटा। सर अगर 3 बुक्स रिकमेंड करनी हो आपको तो कौन सी करो? मैं यूजुअली लोगों को बताता हूँ, एक तो मंक हू सोल्ड हिज फरारी बाय रॉबिन शर्मा, दूसरा मैं रिकमेंड करता हूँ एल्केमिस्ट बाय पाउलो कोएलो। ये बड़ी सिमिलर सी बुक्स हैं लेकिन उससे फिर इंटरनलाइज कर लेता है। और तीसरी है रोंडा बायन सीक्रेट्स। ये तीनों मिलती जुलती किताबें हैं और उनका मैसेज एक है तीनों का। तीनों पढ़ लेने से ये होगा कि वो मैसेज आपके अंदर बैठ जाएगा। मैनिफेस्टेशन मैसेज उसका वही है जो शाहरुख खान ने एक फिल्म में कहा है, सारी कायनात, अगर आपका जज्बा है तो सारी कायनात तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आपको जो ऑब्जेक्टिव है वो मुझे डायलॉग तो याद नहीं है लेकिन वही है। आप शिद्दत से मूवीज चाहो। देखते हो? पहले बहुत देखता था, अब नहीं देखता ज्यादा। पहले बहुत देखता था। One piece of advice हाँ। you would like to give to your younger self? माय यंगर सेल्फ, हम्म। यार गुस्सा मत हो इतना। मैं गुस्सा बहुत होता था। इफ आई वर टू बी बोर्न अगेन आई कट डाउन ऑन माय एंगर। बहुत गुस्सा, आई वाज वेरी इम्पेशेंट। ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा। वो एक्साइटमेंट भी था उसमें, इम्पेशेंस भी थी, एंगर भी था। बट काम सर आपको लगता है कि लोग शायद इस इम्पेशेंट की वजह से ही समझते हैं कभी कभार? नॉट नेसेसरी। हमेशा हाँ। प्यार से? नहीं, आप गुस्सा हुई लेकिन आपे से बाहर नहीं हुई। मैं आपे से बाहर हो जाता था। ओके सर गुस्सा आपकी तो पोजीशन ऐसी थी कि मतलब आ अगर हम जाता है। कैलकुलेट करें एंगर को भी और कैलकुलेट करें स्ट्रेस को भी, वो भी टॉप लेवल का ही होता होगा। उससे ऊपर स्ट्रेस यार वाले देखो उसका कोई लेवल और नहीं होता। आप गुस्सा तो यह है कि आप अपने कंट्रोल में नहीं रहते। देन यू आर नॉट योरसेल्फ। यू आर नॉट योरसेल्फ तो फिर किस बात की, तो बेकार हो गया ना मामला। आप कंट्रोल में नहीं है, आप वो चीज बोल रहे हैं, वो चीज कर रहे हैं जो आप यूजुअली नहीं करते, वो है गड़बड़। गुस्सा में नुकसान नहीं है लेकिन आप के बाहर हो जाएंगे तो आप नियंत्रण में नहीं हैं। कंट्रोल। सर आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं बताई ना आपने? मेरी स्ट्रेंथ मेरी वीकनेस वाज दिस Anger. short tempered. And strength? My strength was I am totally focused on what I do. Totally focused. मुझे जो करना है वो मैं लग नो, मेरे इधर उधर नहीं देखता। पर आपने बोला कि आप ऑफिस से भी 6 बजे निकल जाते थे, फिर बिल्कुल निकल ये कैसे हो जाता फिर? हम तो उसका पूरा 1 घंटे का टॉक है उसका कि कैसे 6 बजे क्यों निकलता था मैं I trusted people. ओके So I delegated. I didn't do things which others could do. मैं सिर्फ वही काम करता था जो मुझे करना होता, तो दूसरे का काम मैं नहीं करता। तो मुझे मिल जाते थे। मैं ज्यादा टाइम लगाता था ऐसे लोगों को पकड़ने में, लाने में जो मेरा काम कर दें। फिर Very मैं smart. आराम से घूमता था। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर।